होता है। पूरा अंडरवर्ल्ड उसके नाम से थर थर कांपता है, लेकिन एक दिन एक हादसे की वजह से उसके दोनों पैर पैरालाइज हो जाते हैं। उसके घर वालों को उसकी फिक्र सताने लगती है, इसलिए वो उसकी शादी एक ऐसी लड़की से कराना चाहते हैं जो उसका ख्याल रखे, उसे प्यार करे। दूसरी तरफ हमारी श्रुति सुंदर और तेज तर्रार लड़की, वो देखने में तो सीधी साधी लेकिन है बड़ी चुलबुली। वो अपने मम्मी पापा से बहुत प्यार करती है, पर उसके डैड उसकी शादी बेहोशी की हालत में विजय कपूर से करा देते हैं, जिसके चलते श्रुति अपने डैड से नफरत करने लगती है। क्या श्रुति ये शादी निभाएगी? क्या विजय ठीक हो पाएगा? CH1 इंट्रोडक्शन। बड़े से गार्डन में जिसके चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ काले कपड़ों में बॉडीगार्ड खड़े हुए थे, वही एक आदमी व्हीलचेयर पर बैठा हुआ था। नीली नशीली आंखें, काले बाल, मोटे होंठ, सीधी लंबी नाक, हाइट 6 फीट 5 इंच, हष्ट-पुष्ट शरीर, ब्रांडेड 3-पीस सूट में अजीब निगाहों से सबको देख रहा था। वो देखने में काफी अट्रैक्टिव है। कॉलेज के टाइम से ही लड़कियां उसको अपना क्रश मानती थी। ये और कोई नहीं, हमारी कहानी का हीरो विजय मतलब वीर है। एक औरत सामने बैठी बोल रही थी, वीर बेटा, आज शाम को तुम्हारी शादी है। हमने तुम्हारी शादी तुम्हारे पापा के दोस्त की लड़की के साथ फिक्स कर दी है। तुम टाइम पे मंदिर आ जाना। उस औरत ने डिजाइनर बनारसी साड़ी पहन रखी थी, माथे पर बड़ी और गोल बिंदी, कानों में डायमंड इयररिंग, गले में डायमंड का हार, मांग में सिंदूर, आंखों में मोटा मोटा काजल, हाथों में गोल्ड और डायमंड के मोटे मोटे कंगन, होंठों पर मरून कलर की लिपस्टिक। ये है वीर को माँ, मतलब गायत्री कपूर। वीर अपनी माँ को बात सुन बोला, मॉम, मैं ये शादी हरगिज नहीं करूंगा। गायत्री जी, बेटा, तुम्हारी ये हालत है, सेजल तुमसे शादी नहीं करेगी। बस आप सेजल के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेगी, ठीक है? मैं शादी करूंगा, लेकिन उस लड़की को अपनी पत्नी का दर्जा कभी नहीं दूंगा। आप और डैड मिलकर उस लड़की को नरक में धकेल देना चाहते हैं तो यही सही, मैं ठीक होते ही सेजल से शादी कर लूंगा। वीर, तुम अपनी माँ से कैसे बात कर रहे हो? एक आदमी व्हाइट कलर के 3-पीस सूट, सिर में छोटे बाल, चेहरे पर बड़ी बड़ी मूंछें, हाइट 6 फीट 6 इंच, गले मोटी सी सोने की चैन। ये है विजय के डैड, मतलब देव नारायण कपूर। देव जी कड़क आवाज में बोले हैं, तुम अपनी माँ से कैसे बात कर रहे हो? तुम अपनी तमीज भूल गए हो? वीर गुस्से में बोलता है, डैड, आप लोग मुझसे चाहते क्या है? मैं ये शादी नहीं करना चाहता, फिर आप लोग क्यों मेरे साथ जबरदस्ती करने पर तुले हुए हैं? डैड, आपने तो कभी मुझे समझा ही नहीं, और मॉम, आप भी इनके साथ रहकर वैसी ही हो गई है। इतना कह गार्ड को इशारा कर अंदर ले जाने को बोलता है। 2 गार्ड आकर वीर को अंदर ले जाते हैं। करीब 8 मिनट बाद वीर अपने रूम में पहुंच जाता है, क्योंकि उसका घर हम सबकी सोच से बहुत बड़ा है। गार्ड उसके रूम में छोड़कर रूम के बाहर दरवाजे के पास खड़े हो जाते हैं। वीर गुस्से में अपने रूम का सारा सामान फेंकने लगता है। करीब 10 मिनट में ही वो अपना पूरा रूम तहस नहस कर देता है। वीर लगभग चिल्लाते हुए बोलता है, आप सब अच्छा नहीं कर रहे हैं। अपनी सेजल से प्यार करता हूँ, मैं किसी और से शादी कैसे कर लूँ? दूसरी तरफ सिंह हाउस घर के अंदर बड़े से रूम में राउंड शेप के बेड पर एक लड़की बड़े आराम से सो रही थी। उसका पूरा रूम पिंक एंड व्हाइट कलर का पेंट किया था। उस लड़की ने बड़े से डैडी बियर को हक करके सो रही थी। तभी एक लड़का अंदर आता है, दीदी दीदी उठो ना, मुझे आपसे कुछ पूछना है। लड़की नींद में कहती है, रुद्र, बाद में पूछ लेना, अभी मुझे सोने दे। उस लड़के वाइट शर्ट और ब्लैक पेंट पहन रखी थी, भूरे बाल, काली आंखें, पतले होंठ, देखने ने किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। यह है कियारा का छोटा भाई रुद्र। भी वो लड़की झट से उठकर बैठ जाती है और बोलती है, अच्छा रुद्र, ये बता पापा गए क्या? रुद्र मासूमियत से बोलता है, नहीं। फिर मैं नहीं उठ रही, तुम जाओ। दीदी, अपने फिर से कुछ किया है क्या? वो बेचारा सा बनाकर कहती है, हाँ तू तो जानता है मैं कुछ करती नहीं, बस हो जाता है। तुझे पता है मैंने मिनिस्टर के बेटे को मारा है, अगर पापा को पता चला तो वो मुझे काला पानी की सजा सुना देंगे। तुम समझ रहा है? तू तो मेरा प्यारा भाई, ना बताना मत, फिर हम दोनों मूवी देखने चलेंगे, बोलो चलोगे ना? रुद्र खुशी से सिर हिला देता है। सामने बैठी लड़की बड़ी बड़ी भूरी आंखें, पतले गुलाबी होंठ, दूध सा गोरा बदन, सुराही जैसे पतली गर्दन, छोटी नाक, परफेक्ट फिगर, पतली कमर। इस वक्त उसने अपने बालों का जुड़ा बना रखा था, माथे पर आती लिटे उसे और खूबसूरत बना रही थी। देखने में बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव लग रही थी। यह है हमारी कियारा, मतलब कायू है। रुद्र बोलता है, दीदी अपने उसे क्यों मारा? उसने आपसे कुछ कहा था? हाँ, उसने मुझसे कहा कि तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। ये भला कोई बात होती है? मुझे शादी वादी नहीं करनी। दूसरे कमरे में 2 लोग बैठे बातें कर रहे थे। सुनिए, आप हमारी बच्ची के साथ गलत कर रहे हैं, हमें उसे इस शादी के बारे में बता देना चाहिए। उसे ये सब बाद में पता चला तो वो हमें कभी माफ नहीं करेगी। CH2, तुम्हारी दीदी बहुत जिद्दी है। दूसरे कमरे में 2 लोग बैठे बातें कर रहे थे। सुनिए, आप हमारी बच्ची के साथ गलत कर रहे हैं, हमें उसे इस शादी के बारे में बता देना चाहिए। उसे ये सब बाद में पता चला तो वो हमें कभी माफ नहीं करेगी। अब आगे उस दूसरे रूम में अमर जी और सरस्वती जी आपस में बातें कर रहे थे। अमर जी ने एक ब्लू कलर के टैक्सीडो सूट पहन रखा था, गले में मोटी सी चैन, बड़ी बड़ी काली आंखें, सिर में काले काले बाल, छोटी और चौड़ी नाक, मोटे मोटे होंठ, देखने में किसी मूवी के विलेन से कम नहीं लगते हैं। अमर जी परेशान होकर बोले, देखिए सरस्वती जी, ये हमारी मजबूरी है। उनके हमारे ऊपर बहुत सारे एहसान है जिसे हम इस जन्म में तो नहीं चुका सकते, लेकिन उन्होंने सामने से मुझसे मेरी बेटी का रिश्ता अपने बेटे वीर के लिए मांगा है, तो मैं कैसे माना कर दूं?
सरस्वती जी, मैं ये सब कुछ नहीं जानती। मैं अपनी बच्ची को उस राक्षस से शादी करने नहीं दूंगी। आपको पता भी है उसकी अंडरवर्ल्ड में पूजा होती है। वो एक नंबर का राक्षस इंसान है। आप उसे अपनी बेटी को कैसे सौंप सकते हैं, बताइए। हमारी श्रुति की माँ देखने काफी सुंदर है। माथे पर चांद सी बिंदी, गले में डायमंड का मंगलसूत्र, कंजी आंखें, पतले से होंठ, लंबी नाक। सरस्वती जी अपने जमाने एक मॉडल हुआ करती। पहली बार अमर जी ने उन्हें रैंप वॉक करते हुए ही देखा था। उस वक्त से उन्हें सरस्वती जी पहली नज़र वाला प्यार हो गया था। अमर जी, हम आपकी बेचैनी समझ सकते हैं, लेकिन हमें ये करना ही होगा। लेकिन क्या आप मुझे ये बता सकते हैं कि हमारी बेटी इस शादी के लिए मानेगी? अमर जी, मैं जानता हूँ वो नहीं मानेगी, इसलिए। अमर जी अपनी पैंट की पॉकेट से नींद की टैबलेट निकाल कर दे देते हैं और बोलते हैं, वो शाम में ऑरेंज जूस पीती है, उसमें मिला देना। हमें किसी भी हालत में रात होने से पहले मंदिर पहुंच जाना है। सरस्वती जी कुछ कहने ही वाली होती है, लेकिन अमर जी वहां से उठकर चले जाते हैं। सरस्वती जी अपने आप से बातें करती है और बोलती है, मैं कैसे अपनी बेटी को इस दरिंदे के हवाले कर दूं, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। पूरा दिन बीत जाता है। सरस्वती जी कायू के लिए जूस बना रही थी, लेकिन उनका ध्यान जूस पर न होकर जो कुछ घंटों में उनकी बेटी के साथ होने वाला है उस पर ध्यान था। अचानक कायू किचन में आ जाती है। वो अपनी माँ को ऐसे देखकर बोलती है, माँ आपको क्या हुआ, आपकी ठीक नहीं है क्या? मैं जूस बना लेती हूँ, आप आराम कर लो। बेटा मैं ठीक हूँ, थोड़ा सिर में दर्द है बस, इस वजह से कुछ अच्छा नहीं लग रहा। आप रूम में जाइए, मैं आपके लिए जूस लाती हूँ। तब तक कायू को किसी का कॉल आ जाता है। वो बात करते करते रूम की तरफ चली जाती है। कायू को जाता देख वो तुरंत जूस में नीम की दवा मिला देती है और मन में बोलती है, बेटा हमें माफ़ कर देना। इतना कह कायू के पीछे उसके रूम में चली जाती है और उसका जूस टेबल पर रख कर बोलती है, बेटा जूस खत्म कर लीजिए। कायू कॉल पर बात करते करते सारा जूस फिनिश कर देती है। जूस पीने के बाद उसका सिर भारी भारी सा महसूस होता है, तो वो फ़ोन काट कर चुपचाप लेट जाती है। कुछ ही देर में वो गहरी नींद में चली जाती है। कुछ देर बाद सरस्वती जी आकर कायू के सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, बेटा आपकी माँ आपके लिए कुछ नहीं कर पा रही है, आप मुझे और अपने पापा को माफ़ कर देना। ये सब कह सरस्वती जी कमरे से बाहर निकल जाती है। करीब 1 घंटे बाद सरस्वती जी अमर जी को लेकर रूम में आ जाती है। अमर जी कियारा को गोद में उठाकर बाहर निकल जाते हैं। रुद्र उन्हें देखकर बोला है, पापा दीदी को क्या हुआ है, आप उन्हें कहाँ ले जा रहे हैं? अमर जी, तुम हमारे साथ चलो, तुम्हें सब पता चल जाएगा। नहीं पापा, आप पहले मुझे बताओ, आप दीदी को कहाँ लेकर रहे हो, मुझे अभी जानना है। सरस्वती जी, बेटा सब रखो, सब पता चल जाएगा, आओ कार में बैठ जाओ। सभी लोग कार में बैठ मंदिर के लिए निकल जाते हैं। आगे अमर जी की कार, पीछे पीछे उनके बॉडीगार्ड की कार चलने लगते हैं। करीब आधे घंटे बाद कार एक बड़े से शिव मंदिर के सामने आकर रुकती है। अमर जी कियारा को गोद में उधर कर बाहर निकाल कर मंदिर के अंदर ले जाते हैं। रुद्र तो ये सब देख के हैरान था, उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर वो क्या रहा है। वीर की फैमिली और वीर वहां पहले ही पहुंच चुके थे। रुद्र अमर जी से हैरानी से बोला, पापा हम लोग यहाँ क्यों आए हैं? और सबसे पहली बात, दीदी बेहोश क्यों है? क्या उनकी तैयार नहीं ठीक है? तो आप उन्हें हॉस्पिटल ले जाने के बजाय यहाँ क्यों लाए हैं? अमर जी, बेटा तुम्हारी दीदी की शादी हो रही है मंदिर में, वो भी उनसे बिना बताए, इसलिए वो बेहोश है। रुद्र के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। वो एक बार कियारा को देखता है, फिर अपने पापा को। वो झट से बोल पड़ता है, मैं अपनी दीदी के साथ ये सब नहीं होंगे दूंगा, आप ठीक नहीं कर रहे हैं, आप बिना मर्जी के उनकी शादी नहीं करा सकते, ये गलत है। अमर से कड़क आवाज में बोले, ये शादी जरूर होगी, तुम्हारी बहन बहुत जिद्दी है, इसलिए हमें मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है, हम खुद ये सब करना नहीं चाहते थे। CH3 शादी संपन्न हुई। अमर से कड़क आवाज में बोले, ये शादी जरूर होगी, तुम्हारी बहन बहुत जिद्दी है, इसलिए हमें मजबूरी में ऐसा करना पड़ रहा है, हम खुद ये सब करना नहीं चाहते थे। अब आगे रुद्र प्यार से अपने पापा का हाथ पकड़कर बोला, पापा आप मेरी बात सुनिए, एक बार दीदी होश में आ जाए उसके बाद आप उनसे पूछकर ये सब करिए, लेकिन अभी ये सब करना ठीक नहीं है। आप जानते हैं दीदी जिद्दी है, अगर इन सब से वो आपसे नफरत करने लगी तो आपको जिंदगी भर माफ नहीं करेगी। अमर जी उसकी बात से इरिटेट होते हुए बोले, बात की बाद में देखेंगे, अभी तुम ये बताओ तुम इस शादी में शामिल होना चाहते हो या नहीं? मैं ये शादी ही नहीं होने दूंगा, शामिल होने की बात तो दूर की है। ये सारी बातें बोल वो मंदिर के अंदर जाने लगता है। अमर जी कुछ बॉडीगार्ड को इशारा करके बोलता है, इसे ले जाकर कार में बंद कर दो और तब तक मत निकालना जब तक ये शादी नहीं हो जाती, बाहर मत आने देना। अमर जी गार्ड्स को आदेश देकर मंदिर के अंदर चले जाते हैं। गार्ड्स रुद्र को पकड़कर कार के अंदर बंद कर देते हैं। बेचारा रुद्र कार से बाहर निकलने के झटपटाता रहता है, लेकिन वो नहीं निकल सकता था। मंदिर के अंदर का माहौल अजीब था। मंदिर के चारों तरफ बॉडीगार्ड खड़े हुए, उनके बीच में वीर अपनी व्हीलचेयर पर बैठ बेहोश कियारा को घूर रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई इमोशन नहीं थे, लेकिन फिर भी वो बहुत डरावना दिख रहा था। कियारा को ऐसे देख देव नारायण जी बोले, बिटिया रानी को क्या हुआ है, वो इस हालत में क्यों है? अमर जी नारायण जी को सब कुछ सच सच बता देते हैं और हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि शादी हो जाने दीजिए, आगे जो उस भगवान की मर्जी होगी वही होगा। लेकिन अमर जी अगर बिटिया वीर को एक्सेप्ट नहीं पाए तो क्या करेंगे आप? क्या आप उसके सवालों के जवाब दे पाएंगे? अमर जी दुखी होकर बोले,
इस दिन बाद से मैं अपनी बेटी को कभी चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन आप परेशान मत होइए, मेरी बेटी के अंदर हर हालत से निपटने की ताकत है, कुछ वक्त लगेगा, एक दिन वो अपने पापा को जरूर माफ कर देंगी। आप पंडित जी से कहिए विधि शुरू करे। देव नारायण जी अमर जी के कंधे पर हाथ रखकर बोले, ठीक है आपकी की बेटी अब से मेरे घर की बहू नहीं बेटी है, मैं उसे हमेशा से ही अपनी बेटी मानता आया हूँ, आगे भी मैं उसे अपनी बेटी की तरह रखूंगा। अमर जी देव नारायण जी की बात सुन दुख में भी मुस्कुरा देते हैं। कुछ देर में पंडित जी मंत्र उच्चारण करने लगते हैं। कियारा की मां कियारा को पकड़कर बैठी हुई थी और वीर अपनी व्हीलचेयर पर बैठा था। उससे कोई मतलब नहीं था जिससे उसकी शादी हो रही है, वो बेहोश क्यों है, वो शादी करना चाहती है भी या नहीं। वीर खुद ये शादी नहीं करना चाहता था। अंडरवर्ल्ड का डॉन वो घर के बाहर था, घर के अंदर उसकी चलती थी, लेकिन इस बार देव नारायण ने उसकी एक न सुनी। वो भी अपने बेटे से बहुत डरते हैं क्योंकि वीर गुस्से में बहुत खतरनाक हो जाता है, वो गुस्से में किसी अपने को चोट पहुंचा सकता है। इस वजह से घर में उससे सब लोग एक हद तक ही बात करते थे। उसे हंसी मजाक बिल्कुल पसंद नहीं और न ही किसी का हंसना उसे बर्दाश्त होता है। करीब 30 मिनट बाद शादी संपन्न हो जाती है। जैसे ही शादी संपन्न हो जाती है गार्ड रुद्र को छोड़ देते हैं। रुद्र दौड़कर अंदर आता है, लेकिन अब आके भी क्या कर सकता था, शादी तो संपन्न हो चुकी थी। वीर को व्हीलचेयर पर बैठा देख उसके पैरों से जमीन ही खिसक जाती है। वो एक बार अपनी बहन को देखता, उसे देख उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वो मन में बोलता है, मेरी प्यारी बहन मुझे माफ कर देना, मैं अपनी राखी का फर्ज नहीं निभा पाया, आप जब उठेगी तो मैं आपको कैसे मुंह दिखाऊंगा। रुद्र ये सब सोच ही रहा था, तभी उसे किसी की आवाज़ सुनाई देती है। वो नजरें उठाकर ऊपर देखता है, सरस्वती जी उससे कह रही थी तुम्हें अपनी बहन को कपूर मेंशन छोड़ने जाना होगा। सरस्वती जी की बात सुन रुद्र रुवाशी आवाज में बोला, मैं नहीं जाऊंगा, आप लोगों ने मेरी दीदी की हंसती खेलती जिंदगी को जहन्नुम बना दिया। आखिर दीदी ने ऐसा क्या कर दिया था जिससे आप लोगों ने उन्हें इतनी बड़ी सजा दे दी। जैसे ही मेरी दीदी को होश आएगा, अगर वो इस रिश्ते में नहीं रहना चाहेंगी तो मैं अपनी दीदी को यहाँ से लेकर बहुत दूर चला जाऊंगा। और आप भी सुन लीजिए और डैड को भी कहिएगा, उन्होंने बेटी के साथ बेटा भी खो दिया, मैं जा रहा हूँ यहाँ से। रुद्र इतना सब बोलकर सरस्वती जी के कुछ कहने से पहले ही वहां से चला जाता है। सरस्वती जी आंखों में आंसू लिए बस अपने बेटे को जाते हुए देखती हुई रह जाती है। आज वो अपने आप को लाचार समझ रही थी। एक तरफ एक माँ का फर्ज था तो दूसरी तरफ पत्नी का। कुछ देर बाद गायत्री जी बोलती है, मैं मेरी बच्ची को सहारा देकर ले जाऊंगा, आप लोग परेशान मत होइए, बस कार में बैठा दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगी। अमर जी कियारा को वीर की कार में बैठा देते हैं। कुछ देर में मंदिर से गाड़ियों का काफिला कपूर मैंशन की ओर निकल जाता है। करीब 30 मिनट बाद सारी गाड़ियां कपूर मैंशन के बाहर पहुंच जाती है। गायत्री जी कियारा को सहारा देकर गृह प्रवेश कराती है। फिर कियारा को वीर के रूम में लेटा कर सब बाहर लिविंग रूम में बैठ जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। वीर चिल्लाकर बोला, देख लिया ना आप लोगों ने, वो लड़की बेहोश थी, मतलब उसे नहीं पता उसकी शादी होने वाली है, जब वो होश में आएंगी तो क्या जवाब देंगे, आप लोगों के पास कोई जवाब है। देव नारायण जी वीर की बात सुन बोले, तुम शांत रहो। वीर बिना इमोशन से बोला, कुछ भी हो आप लोग उसे कुछ भी मानते हो, आई डोंट केयर, लेकिन वो लड़की मेरे रूम में नहीं रहेगी बस। गायत्री जी समझाते हुए बोली, बेटा वो तुम्हारी बीवी है, अब तुम इस बात को झुठला नहीं सकते, मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता, शादी मेरी मर्जी से नहीं हुई और न वो मेरी बीवी है, मैं इस शादी को नहीं मानता और नहीं कभी मानूंगा। इतना कह वहां से निकल जाता है। उधर रूम में बेचारी कियारा बेहोश पड़ी थी, वो इन सब से अनजान जब जागेगी तब क्या होगा। कुछ ही घंटों में उसकी जिंदगी ही बदल दी थी। CH4 सुबह शाम करेला खाते हो। उधर रूम में बेचारी कियारा बेहोश पड़ी थी, वो इन सब से अनजान जब जागेगी तब क्या होगा। कुछ ही घंटों में उसकी जिंदगी ही बदल दी थी। अब आगे, अब कायू धीरे धीरे होश में आने लगती है। वो आंखें मलते हुए बिस्तर से उठकर चलने लगती है और नींद में बोलती है, मम्मा मम्मा मम्मा। कुछ दूर जाकर वो दीवार से टकरा जाती है। वो दीवार से टकराकर बिना आंखें खोले बोली, हाय राम, पापा ने रात भर में मेरे रूम में दीवार खड़ी करवा दी। ये पापा भी न कुछ भी करते रहते हैं, एक तो मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा है, पता नहीं ये मम्मा कहाँ चली गई है। वो अपनी आंखें खोल बिना अपने आसपास देखे आगे बढ़ जाती है। रूम से बाहर निकलते ही वो अपनी मम्मा को आवाज लगाने लगती है। उनकी आवाज सुन देव जी और गायत्री जी बाहर आते हैं। गायत्री जी आगे बढ़कर बोली, बेटा जी क्या हुआ। कायू गायत्री जी की तरफ हैरानी से देखकर बोली, आप कौन है। फिर वो अपने आसपास नजरें दौड़ा देती है। अपने आसपास देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती है। वो 2 कदम पीछे होकर गायत्री जी से बोली, मैं यहाँ कैसे आई और ये घर किसका है, आप लोग कौन है, मुझे यहाँ कौन लाया है, मैं तो घर पर थी। कायू को आवाज सुन घर के सारे लोग लिविंग रूम में इकट्ठा हो जाते हैं। वीर गुस्से में उसे घूर कर देख रहा था। कायू सबको हैरानी से देख रही थी। वो अचानक बोल पड़ती है, हाय मम्मी, पूरे परिवार ने मिलकर मुझे किडनैप किया है, आप सब किडनैपर हो ना। हाँ मैं जानती हूँ मैं सुंदर हूँ, लेकिन आप लोगों को मुझे ऐसे किडनैप नहीं चाहिए था, ये तो गलत बात है ना। कायू की बात सुन देव जी और वेद अपनी हंसी कंट्रोल कर चुपचाप खड़े थे। काव्या अपनी टिमटिमाती आंखों से देख रही थी। फिर बोली, आप लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं। कायू पप्पी सा फेस बनाकर बोली, मेरे पापा बहुत गरीब है, वो आपको फिरौती नहीं दे पाएंगे, मैंने खुद कल मंदिर में भीख मांग कर खाना खाया था। इतना कह पाउट बना देती है।
वहां पर सभी जानते थे वो झूठ बोल रही है। सबको कायू की बातों से हंसी आ रही थी, लेकिन इंसान अपनी गुस्से वाली आंखों से उसे घूर रहा था। उसका बस चलता तो वो अभी अपने गुस्से से कायू को जला देता। कायू फिर से बोली, आंटी जी प्लीज मुझे जाने दीजिए। इतना कह साड़ी का पल्लू पकड़कर खड़ी होकर गायत्री जी को मासूमियत से देखने लगती है। कायू की हरकतें देख वेद देव जी से बोला, डैड इतनी प्यारी भाभी कहाँ से लाए हैं, वो भी भैया के लिए। अगर भैया आग है तो वो पानी देखिए ना कितनी मासूम है। देव जी मुस्कुरा कर बोले, बेटा जी ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तुम्हारी भाभी मासूम तो है, लेकिन उन्हें ये लगता है हमने उन्हें किडनैप किया है, इसलिए झूठी कहानियां बना रही है ताकि हम उन्हें यहाँ से जाने दे। अब तुम सोच लो तुम्हारी भाभी चालाक है या मासूम। वीर उसे देख अंदर ही अंदर जल रहा था। वो मन में सोचते हुए बोलता है, पता नहीं किस नमूने को मेरे गले बांध दिया है। हरकतें बच्चों वाली है, अब ये बच्ची क्या गुल खिलाती है ये भी देख ले। गायत्री जी कायू का चेहरा अपने हाथों में भरकर बोली, मेरी बच्ची अब यही तुम्हारा घर है। काव्या मासूमियत से पलके टिमटिमा कर बोली, नहीं मुझे अपने घर जाना है। गायत्री जी मुस्कुरा कर बोली, बेटा अब तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम इस घर की बड़ी बहू हो। कायू बिना बात पर गौर किए बोली, अच्छा शादी हुई है। अपने मुंह से शादी सुनकर शॉक्ड होकर बोली, व्हाट शादी, कब हुई, कैसे, मैं तो सो रही थी, ये सब कब हुआ है। देव जी कायू के सिर पर हाथ फेर कर बोले, बेटा जी ये आज कुछ देर पहले हुआ है, आपकी शादी हमारे बेटे वीर से हुई है। कायू तो शॉक्ड होकर खड़ी थी, उसे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर हो क्या रहा है। उसे वहां पर किसी की बात समझ नहीं आ रही थी और नहीं भरोसा हो रहा था। वेद आगे आकर बोला, भाभी माँ ये रही आपको शादी की वीडियो, इसे देखने के बाद आपको यकीन आ जाएगा कि आपकी शादी हो गई है। कायू हैरानी से फोन लेकर वीडियो देखने लगती है। वीडियो देखकर वो अपनी आंखें बड़ी करके धीरे से बोली, मम्मा पापा आपने ये सब किया। इस वक्त उसकी आंखों में आंसू छलक चुके थे। वो रोते हुए गायत्री जी से बोली, क्या मैं अपने पापा से बात कर सकती हूँ। गायत्री जी बोली, हाँ बेटा क्यों नहीं। वेद जल्दी से अमर जी कॉल लगाकर कायू को फोन दे देता है। कायू अमर से बोली, HLO डैड। अमर जी, हाँ बेटा। कायू रोते हुए बोली, डैड आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया। अमर जी, बेटा जी मजबूर था। कायू, आप एक बार भी मेरे बारे में नहीं सोचा, क्यों डैड क्यों। कायू का रोना सुन अमर जी चुप हो जाते हैं, उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकाल रहा था। कायू, मैं अभी घर आ रही हूँ। अमर जी, नहीं अब वही तुम्हारा घर है, तुम वही रहोगी। कायू, नहीं मुझे नहीं रहना। अमर जी, बेटा जी समझने की कोशिश करो, आपको क्या लगता है मैं आपके लिए कोई गलत फैसला लूंगा, नहीं ना, आप तो मेरी जान हो। कायू, आप झूठ बोल रहे हैं। अमर जी कायू को समझाते हुए बोले, बेटा तुम जब घर आओगी मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी वही रहो और सबसे अच्छे से पेश आना, समझ गई। इतना क्या फोन रख देते हैं। कायू वही बैठकर फूट फूट कर रोने लगती है। कायू को देख देव जी उसके बालों को सहला कर बोले, बेटा जी अब रो मत, हम आपको कल आपके घर ले जाएंगे, अभी आप शांत हो जाओ। कायू रोते रोते शांत होकर बोली, सच में, हाँ सच में। देव जी की बात सुन कायू उन्हें गले लगा लेती है। गायत्री जी और वेद उन्हें देख स्माइल कर देते हैं। वीर ये सब देख सर्द आवाज में बोला, बंद करो अपना नाटक। कायू वीर को आवाज सुन पीछे मुड़कर देखती है। वो अपने मन में सोचकर बोली, क्या ये मेरा पति है। उसे देख काव्या के पैर के नीचे से जमीन खिसक जाती है। देव जी धीरे से बोले, हाँ बेटा जी यही आपके पति है। कायू मन में बोली, ये तो व्हीलचेयर पर है, पापा ने इनसे मेरी शादी क्यों करवा दी। ये सब सोच उसकी आंखों से आंसू छलक जाते हैं। वीर कायू के करीब जाकर बोला, तुम अपना नाटक बंद करो वरना उठाकर बाहर फेंकवा दूंगा, इस घर में रहना है तो ढंग से रहो। कायू धीरे से बोली, हाँ मैं जानती हूँ तुम मेरे पति हो, तो आप रौब मत झाड़ो। वीर गुस्से में बोला, अपनी जुबान पे लगाम लगाओ। कायू बोली, पहले तुम अपनी जुबान पे लगाम लगाओ, किसी लड़की से ऐसे बात करते हैं। मेरे पापा को भी न जाने क्या हो गया था, पता नहीं क्या देख लिया आप में। अरे अगर बेहोश करके शादी करवानी तो किसी हीरो से करवा देते, आप जैसे करेले से न जाने क्यों करा दी। कायू मुंह बनाकर बोली, क्या सुबह शाम करेला खाते हो, जो इतना कड़वी जुबान है आपकी। कायू की बात सुन सब अपने मुंह पर हाथ रख हंस रहे थे। CH5, आपकी जुबान कटार की तरह चलती है। कायू बोली, पहले तुम अपनी जुबान पे लगाम लगाओ, किसी लड़की से ऐसे बात करते हैं। मेरे पापा को भी न जाने क्या हो गया था, पता नहीं क्या देख लिया आप में। अरे अगर बेहोश करके शादी करवानी तो किसी हीरो से करवा देते, आप जैसे करेले से न जाने क्यों करा दी। कायू मुंह बनाकर बोली, क्या सुबह शाम करेला खाते हो, जो इतना कड़वी जुबान है आपकी। कायू की बात सुन सब अपने मुंह पर हाथ रख हंस रहे थे। अब आगे वीर को कायू को बात पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वो गुस्से में कायू को आंखें दिखाकर बोला, आपकी जुबान कैंची की तरह चलती है मिस कियारा, और आपकी जुबान कटार की तरह चलती है, चलते ही सब खत्म। इतना कह कायू अपनी आंखें मटका देती है। वीर गुस्से में अपने डैड को घूर कर बोला, इस पागल लड़की को यहाँ से बाहर निकालिए, मैं इसे एक मिनट भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। कायू बोली, मैं क्यों जाऊँ, आपने सुना नहीं आंटी ने क्या कहा, मैं इस घर की बड़ी बहू हूँ, लगता है आपको समझ में कम आता है। वीर सभी को गुस्से भरी नजरों से देख खुद से व्हीलचेयर का एक बटन दबाकर अंदर चला जाता है। वीर के जाते ही सब हंस पड़ते हैं। कायू सबको पप्पी सा फेस बनाकर देखने लगती है। वेद हंसकर कायू से बोला, भाभी माँ यू आर अमेजिंग, हमें तो पता ही नहीं था दुनिया में आप जैसी लड़की भी है जो भाई से नहीं डरती।
वेद की बात सुन कायू मासूमियत से बोली, क्यों, क्या आपके भैया अंडरवर्ल्ड के डॉन हैं जो मुझे उनसे डरना चाहिए? वेद अपना सिर हाँ में हिला देता है और बोलता है, भाभी माँ, आपने विरांशु कपूर का नाम सुना है? हाँ, वही जो नर्क के देवता और बिग बॉस के नाम से जाना जाता है। हाँ भाभी माँ, वही। तो उसका और इनका क्या कनेक्शन है? वेद मुस्कुरा कर बोला, वीर भैया ही विरांशु कपूर है। ये सुन कायू अपनी जगह जम सी जाती है, उसे समझ नहीं आता आखिर आज वेद ने बोला क्या। कायू आंखें टिमटिमा कर बोली, जरा फिर से कहिए, मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। भाभी माँ, वीर भैया ही विरांशु कपूर है। कायू अपना थूक गटाक कर बोली, पहले क्यों नहीं बताया, अब वो मुझे फांसी पर चढ़ा देंगे। हाय मम्मी, मैंने अपने पैर ही कुल्हाड़ी मार ली। देव जी बोले, बेटा जी ऐसा कुछ नहीं होगा। नहीं अंकल जी, वो मुझे सोते वक्त ही गोली मार देंगे। मैं क्या करूंगी, अब मुझे यमराज भी नहीं बचा सकते। अंकल जी, क्या आपके मेंशन कोई छुपने की जगह है? अगर है तो प्लीज़ मुझे बता दीजिए। देव से हंसकर बोले, बेटा जी हम सब हैं ना, आप परेशान न होइए, आइए हमारे साथ खाना खाइए। सभी लोग जाकर डाइनिंग एरिया में बैठ जाते हैं। कायू तो डाइनिंग एरिया देख हैरान ही हो जाती है। वो अपनी आंखें बड़ी करके अपने मन में बोलती है, इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल, लोग तो कम है फिर भी इतनी बड़ी डाइनिंग टेबल। ये अमीर लोग भी न फालतू खर्चा करते हैं, लेकिन अमीर तो मैं भी हूँ, लेकिन मेरे डाइनिंग टेबल छोटी है। ये लोग अंडरवर्ल्ड के लोग हैं इसलिए ऐसे है। वेद कायू को सोचता देख बोला, भाभी माँ क्या हुआ, खाना देखने में अच्छा नहीं लग रहा? कायू सेंस में आकर बोली, नहीं मैं तो ये सोच रही थी अभी मैं खाना खा लेती हूँ, मैं खाली पेट मरना नहीं चाहती। सभी लोग खाना खाकर अपने अपने रूम में जाने लगते हैं। कायू सबको रोक कर बोली, लेकिन मैं कहाँ सोऊं? बेटा जी आपको वीर कमरे में सोना है तो जिस कमरे से बाहर आई थी वही चली जाइए। कायू रोने सा फेस बनाकर बोली, मुझे वहां नहीं सोना। देव जी कुछ देर सोचकर बोले, तो बेटा जी आप हमारी अनु के कमरे में सो जाए, वो अभी पढ़ने के लंदन गई हुई है, उसका रूम खाली है, आइए हम आपको वहां तक छोड़ देते हैं। देव जी कायू को अनु के रूम में छोड़कर अपने रूम में चले जाते हैं। कायू अनु का रूम देखकर बोली, ये बहुत सुंदर है। अनु का पूरा रूम कायू के रूम के जैसा ही था। कायू जमीन पर बैठ बोली, पापा आपने मेरे साथ ये सब क्यों किया? क्या मैं आपके लिए बोझ थी जो इस तरह मुझे अनजान लोगों के बीच छोड़ दिया? अब कायू के आंखों में आंसू आ चुके थे, मानो उसे कहीं दर्द हो रहा हो। मैं किसी को अपना दर्द नहीं दिखा सकती, ना बता सकती हूँ। रुद्र कहाँ हो तुम मुझे अकेले छोड़कर क्यों चले गए? अब किससे कहूँ, मुझे तकलीफ हो रही है। हे माँ, आप ही बताओ मैं क्या करूँ? क्या मुझे ये शादी निभानी चाहिए? इतना कह कायू और तेज रोने लगती है। कुछ देर बाद वो थोड़ा शांत होकर वॉशरूम में चली जाती है। कायू वॉशरूम के मिरर में खुद को गौर से देखकर अपने माथे पर लगे सिंदूर को छूकर बोली, अब वीर जी का नाम मुझसे जुड़ चुका है, ये सिंदूर मंगलसूत्र ये सब उनके नाम का है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मैं क्या करूँ? कुछ देर बाद कायू नहाकर बाहर आ जाती है और चुपचाप बेड पर लेटकर आंखें बंद कर लेती है। कायू के दिमाग में बहुत उथल पुथल चल रही, चले भी क्यों, सिर्फ कुछ घंटों में उसकी जिंदगी बदल गई। वो कहाँ से कहाँ आ गई, उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके खुद के पापा उसके साथ ये सब करेंगे। वो क्या करती, इन हालातों से डटकर सामना करती या ये शादी तोड़कर कहीं दूर भाग जाती? लेकिन वो ये सब नहीं कर सकती क्योंकि उसे अपने पापा से सच जानना था, आखिर ये सब करने के पीछे क्या कारण था। अमर जी ने उसे बहुत लाड प्यार से पाला था, उसे कभी कोई तकलीफ नहीं होने दी। कायू का हक बनता था वो अपने सारे सवालों के जवाब अपने डैड से मांगे। कायू सब सोचते सोचते सो जाती है। सुबह के 7 बजे गायत्री जी कायू के रूम का दरवाजा खटखटा कर बोली, कायू बेटा आपको पापा से मिलने नहीं जाना, जल्दी से दरवाजा खोलिए, हम आपके लिए कपड़े लाए। कायू कुसमसाते हुए नींद में बोली, आए मम्मा। कायू नींद में दरवाजा खोलकर बोली, जी मम्मा। कायू के मुंह से मम्मा सुन गायत्री जी को बहुत खुश होती है। कायू गायत्री जी को देख बोली, सॉरी आंटी जी, मुझे लगा मम्मा है, अभी मुझे आदत नहीं है। गायत्री जी, कोई बात नहीं बेटा जी, ये लीजिए कपड़े, ये पहनकर तैयार हो जाए, देव जी तैयार हो चुके हैं। कायू कपड़े लेकर बच्चों सा मुंह बनाकर बोली, जी लेकिन मुझे साड़ी पहनना नहीं आता। गायत्री जी हंसकर बोली, तो हम पहना देते हैं। कायू जल्दी से नहाकर बाहर आती है। गायत्री जी उसे साड़ी पहनती है, उसके बालों पर एक सुंदर सा डिजाइन बनाती है, उसके मुलायम होंठों पर रेड लिपस्टिक, आंखों में काजल, माथे पर एक छोटी सी बिंदी रखकर बोली, बेटा जी अब आप ये चूड़ा पहन लीजिए और याद रहे आपको ये चूड़ा 15 दिन अपने हाथों से नहीं उतारना है। चूड़ा पहनकर आप मांग में सिंदूर भर लीजिए और ये आपका मंगलसूत्र पहनकर कर बाहर आ जाए, हम सब अपनी बहू का इंतजार कर रहे हैं। कायू बस सिर हिला देती है। कायू जल्दी जल्दी सब पहनकर खुद को एक बार आईने में देखकर बोली, मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ, मेरे आगे परी भी फेल है, हाय नजर न लगे। इतना कह बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो लिविंग रूम में पहुंचती है सबकी आंखें उस पर ठहर सी जाती है। कायू लाल बनारसी साड़ी और पूरे 16 श्रृंगार में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में वो पतला सा काजल किसी को उसके प्यार में गिराने के लिए काफी था। CH6 कायू के सवाल। इतना कह बाहर निकल जाती है। जैसे ही वो लिविंग रूम में पहुंचती है सबकी आंखें उस पर ठहर सी जाती है। कायू लाल बनारसी साड़ी और पूरे 16 श्रृंगार में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में वो पतला सा काजल किसी को उसके प्यार में गिराने के लिए काफी था। अब आगे लिविंग रूम में सभी लोगों की नज़रें कायू पर टिक सी गई थी। कायू इतनी सुंदर लग रही थी, लोग क्या ही करे, किसी की नज़र उस पर से हट ही नहीं रही थी।
वो पहले से बहुत खूबसूरत थी, लेकिन 16 श्रृंगार करने की वजह से उसकी खूबसूरती में 4 चांद लगा दिए थी। तभी एक लड़के के एंट्री होती है। भूरे बाल, भूरी आंखें, सीधी छोटी नाक, छोटे छोटे कान, हाइट 6 फीट 3 इंच, पतले होंठ, गोरा रंग, काले बिजनेस सूट में एकदम अंग्रेज लग रहा था। वो लिविंग रूम में आकर बोला, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये और कोई नहीं, आयुष खुराना है, वीर का पर्सनल असिस्टेंट। आयुष कायू को देख उससे नजरें ही हटाना भूल जाता है और उसके से गलती से निकल जाता है वो अस्टॉनिश्ड फेस। वेद उसे घूरते हुए बोला, मुंह बंद कर लो वरना भैया हलक में हाथ डाल के जुबान खींच लेंगे। आयुष मुंह बंद कर बोला, ये खूबसूरत लड़की कौन है? वेद बोला, ये हमारी भाभी माँ है। आयुष हैरानी से बोला, भाभी मतलब बॉस की वाइफ? हाँ, मेरे भाई वीर भैया की पत्नी। आयुष मुंह बनाकर बोला, आप लोगों ने मेरे साथ नाइंसाफी की है, बॉस की शादी कर दी लेकिन मुझे नहीं बुलाया, क्या मैं इतना पराया हूँ? वेद बोला, भाई अच्छा हुआ तुम शादी में नहीं आए वरना तुम खड़े खड़े बेहोश हो जाते। आयुष बोला, ऐसा क्या हुआ था शादी में? अभी बाद में बताऊंगा, अभी भाभी माँ से मिल लो। कायू आकर देव जी के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। देव जी आशीर्वाद देकर बोले, खुश रहो बेटा, सदा सुहागन रहो। गायत्री जी कायू से बोली, बेटा जी आइए, पहले आप मंदिर में दिया जला दीजिए, उसके बाद घर से बाहर जाए। कायू गायत्री जी के साथ चली जाती है। आयुष देव जी की तरफ बढ़कर बोला, अंकल जी दिस इज नॉट फेयर, अपने बॉस की शादी कर दी और मुझे पराया समझकर छोड़ दिया, ये तो गलत बात है ना? देव जी उसकी बात सुन हंसकर बोले, तो जाइए अपने बॉस से इस बारे में बात करिए, हमें नहीं पता आपके बॉस ने आपको क्यों नहीं बुलाया। आयुष देव जी की बात सुन सिर खुजाते हुए बोला, अंकल जी आप तो हमें शेर के मुंह में हाथ डालने के लिए बोल रहे हैं, मैंने अगर उनसे ये पूछा तो मुझे यहाँ से बाहर फेंकवा देंगे और बोलेंगे दोबारा यहाँ अपनी शक्ल मत दिखाना वरना गोली मार दूंगा। मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं बड़े बॉस मतलब आप, सिर्फ आपसे ही शिकायत कर सकता हूँ क्योंकि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। देव जी बोले, हाँ हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आपको तो हमने अपना बेटा माना है, तो एक बाप अपने बेटे से प्यार तो करेगा ही। वेद और आयुष दोनों देव जी गले लग जाते हैं। कुछ देर बाद कायू भी दिया जलाकर वापस आ जाती है। गायत्री जी कायू से बोली, बेटा जी लाइए हम आपके काला टीका लगा देते ताकि हमारी बच्ची को किसी की नज़र न लगे क्योंकि आप आज चांद की तरह चमक रही है। इतना कह उसके कान के पीछे काला टीका लगा देती है। देव जी कायू के पास आकर बोले, बेटा जी आइए हम आपको अपने तीसरे बेटे से मिलाते हैं। आयुष बेटा यहाँ आइए। आयुष आगे आ जाता है। बेटा जी ये है आयुष। आयुष अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, हेलो। कायू ने भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर मिला लिया और बोली, हेलो मैं कियारा। कियारा टिमटिमाती हुई आंखों से देख बोली, तुम अंग्रेज हो? आयुष सबकी तरफ देख बोला, नहीं मैं तो इंडियन हूँ लेकिन अंग्रेज जैसे दिखते हो। कायू मासूमियत से बोली। देव जी वॉच में टाइम देख बोले, बेटा जी चलिए। कायू देव जी के साथ बाहर निकल जाती है। कायू जैसे ही बाहर आती है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। एक हट्टा कट्टा आदमी उसके सामने खड़ा होकर कह रहा था, गुड मॉर्निंग मैम। कायू उसके ऐसे बोलने से वो डर जाती है। वो डर से 2 कदम पीछे होकर बोली, हाय मम्मी ये आपने तो हमें डरा ही दिया, भैया जी अगर हमें अटैक पड़ जाता तो? देव जी उसकी बात पर मुस्कुरा कर बोले, क्या हुआ बेटा जी, ये हमारा बॉडीगार्ड है, ये हमेशा हमारे साथ रहता है, आज भी ये हमारे साथ ही चलेगा। कायू चुपचाप सिर हिला देती है। तीनों लोग वहां से सिंह हाउस निकल जाते हैं। कुछ 45 मिनट बाद कायू अपने घर के बाहर होती है। देव जी उसे सिंह हाउस छोड़कर बोले, बेटा जी हम यहाँ से ऑफिस जा रहे हैं, आप मम्मी डैडी से मिल लीजिए, शाम को वेद आकर आपको ले जाएगा। कायू देव जी की बात सुन बोली, जी अंकल जी, अरे बेटा जी अब आप हमें डैड कहकर बुलाइए ठीक है। कायू छोटी सी स्माइल कर बोली, ओह डैड। इतना कह देव जी चले जाते हैं। कायू सिंह हाउस के अंदर चली जाती है। सरस्वती जी कायू को देख खुशी से उसे गले लगाकर बोली, कैसी है तू मेरी बच्ची? काव्या रूठ होकर जवाब देती है, जैसी आप लोग छोड़ गए थे। तब तक अमर जी भी अंदर से आ जाते हैं और कायू को देखकर बोले, कायू बेटा आप यहाँ क्यों? पापा आप क्या चाहते थे, हम कभी घर ना आए? नहीं मेरी बच्ची, आपके पापा कैसे क्यों चाहेंगे, आइए बैठ जाए। नहीं पापा हम बैठने नहीं आए हैं, हम वजह जानने आए हैं कि आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। हमसे ऐसी कौन सी गलती हो गई थी जो आपने साथ ये सब कर दिया? आपको पता है वी रजी एक अंडरवर्ल्ड डॉन है, आप ये जानते थे? अमर जी अपनी बेटी के सवालों के जवाब नहीं से पा रहे थे क्योंकि वो सब कुछ पहले से जानते थे। और डैड आपको पता था वो पैरालाइज है, फिर क्यों आपने हमारे साथ ऐसा किया? बेटा जी शांत हो जाए, हम आपको सब कुछ बताएंगे। ठीक है आप चाहते हैं तो हम बैठ जाते हैं, बताइए क्या मजबूरी थी आपकी? क्या अमर जी कायू के सवालों के जवाब दे पाएंगे? क्या कायू अपने पापा को माफ कर पाएंगी? CH7 शादी का सच। अब आगे लीजिए, मैं बैठ गई, आइए आप भी बैठ जाए और इत्मीनान से हमें बताइए कि आपने हमारी शादी ऐसे क्यों कराई। अमर जी अपनी बेटी का हाथ पकड़ बोले, बेटा जी क्योंकि आपके दादाजी चाहते थे। आपके दादाजी और वीर के दादाजी दोस्त हुआ करते थे। एक समय ऐसा आया कि हमारा बिजनेस डूबने लगा था। हम लोग एक एक पैसे के लिए तरस रहे थे, यहाँ तक कि हमें अपना पुश्तैनी घर भी गिरवी रखना पड़ा था। काफी समय तक ये सब चलता रहा। एक दिन आपके दादाजी वीर के दादाजी से मिलने गए।
उन्होंने वीर के दादाजी हेल्प मांगी। वीर के दादाजी बहुत परोपकारी थे, उन्होंने बदले में कुछ लेने से भी मना कर दिया। लेकिन आपके दादाजी ने कहा अगर मेरे यहाँ कोई लड़की होगी तो मैं आपके लड़के से शादी करवा देंगे, मतलब देव जी से। वीर के दादाजी कुछ सोचकर हाँ कर दिया। लेकिन हमारे घर कोई लड़की नहीं, मैं पैदा हुआ। समय बीतता गया, हमारे घर आप पैदा हुई। फिर आपके दादाजी ने वीर के दादाजी से मिलकर आपकी शादी वीर के साथ तय कर दी। मरते मरते वो मुझसे अपनी आखिरी इच्छा पूरी करने को बोल गए थे, जो ये थी कि आपकी शादी वीर के साथ करा देना। अब आप ही बताइए ऐसे में मैं क्या करता। आप वीर को देख कभी इस शादी को नहीं मानती, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। बेटा मुझे माफ़ कर दो, मैं अपने वादे के चलते मजबूर था। कायू को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो सदमे में जा चुकी है। वो अपनी जगह पर बुद्ध बनी बैठी थी, जैसे उसे किसी भी चीज़ का कोई होश ही ना। वो कल शादी होने के बाद भी इतनी परेशान नहीं थी जितनी आज है। उसकी आंख से झरने की तरह आंसू बह रहे थे। वो क्या कहे क्या न कहे, उसे समझ में नहीं आ रहा था। उसे सब कुछ बहुत अजीब लग रहा था। उसका मन कर रहा था वो अभी सब कुछ छोड़कर यहाँ से कहीं दूर चली जाए, लेकिन वो नहीं कर सकती। कायू अपने आप को संभालते हुए बोली, पापा मैं आपसे बस एक सवाल पूछना चाहती हूँ, क्या आपकी नज़र में एक रिश्ता है या एक बिजनेस डील? दादाजी ने सब कुछ बचाने के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, बताइए क्या आपकी नज़र में ये सही है? अमर जी कायू की बात सुन अपना सिर झुका लेते हैं। वो कायू की बात का क्या जवाब दे, क्योंकि सच में कायू के साथ गलत हुआ। कायू रोते हुए कहती है, पापा आपको अपनी प्रिंसेस पे भरोसा नहीं था, एक बार मुझसे कहकर तो देखते, लेकिन अपने मुझे बेहोश कर एक ऐसे इंसान से शादी करवा दी जो चल फिर नहीं सकता। ठीक है मैं समझती हूँ वो चल नहीं सकते, लेकिन वो मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते, वो मुझे उस घर देखना तक नहीं चाहते। ऐसी शादी का क्या फ़ायदा? पापा आप क्यों नहीं कहते कुछ? क्या मैं कुछ गलत कह रही हूँ? मम्मा आप बताइए, क्या ऐसी शादी में मुझे बांध देना सही था? अमर जी अपनी बेटी है बहते आंसू पोंछकर बोले, बेटा मुझे जो सही लगा मैंने किया। अगर तुम इस शादी में खुश नहीं हो फिर भी तुम्हें ये शादी निभानी होगी, क्योंकि तुम्हारे दादाजी चाहते थे। कायू बोली, दादाजी क्या चाहते थे मुझे नहीं पता और नहीं मुझे जानना है। मुझे ये शादी निभानी है या नहीं ये मेरा फैसला है। पापा आपकी बेटी अब इस घर में कभी नहीं आएंगी, कभी भी नहीं। आप चाहेंगे तब भी नहीं। आपने अपनी प्रिंसेस के साथ बहुत गलत किया है, मैं कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैं जा रही हूँ यहाँ से, हो सके तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा। आपकी बेटी आपके वादे को पूरा न कर सकी। कायू रोते हुए घर से बाहर निकल जाती है। अमर जी उसे नम आंखों से देखते रह जाते। वो इस वक्त अपने आप को लाचार समझ रहे थे। उन्होंने जो भी किया उससे उनका बेटे का फर्ज तो पूरा हो गया, लेकिन बाप का फर्ज अधूरा रह गया। उनके लिए भी अपनी लाडली के साथ ये सब करना आसान नहीं था। अमर जी दुख सिर्फ वही जान सकता थे। कायू भी क्या समझती, वो कुछ सुनने समझने की हालत में ही नहीं था। उसे ये सब सुना झटका लगा था। वो बस चलती जा रही थी, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर वो क्या करे, कहा जाए, अपना दुख किससे बांटे। कुछ देर बाद उसे एक बेंच दिखाई देती है। कायू वही जाकर बैठ जाती है। उसके आंखें रोने की वजह से लाल हो गई थी। आते जाते सभी लोग बस उसको ही देख रहे थे। करीब 20 मिनट बाद रुद्र वहां से गुजरते हैं। वो अपनी बहन को ऐसे देख उसके पास दौड़ते हुए जाता है। रुद्र अपनी बहन से बोला, दीदी आप यहाँ, आप ठीक तो है? कायू रुद्र को देख झट से गले लगा ले लेती है और तेज तेज रोने लगती है। रुद्र को अपनी बहन का रोना जरा सा भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो अपनी बहन तो शांत करते हुए बोला, दीदी आप यहाँ क्यों हैं? आपको तो कपूर मैंशन में होना चाहिए था। सब ठीक तो है न? किसी ने आपसे कुछ कहा है? कायू रोते हुए बोली, मैं ठीक हूँ, मैं पापा से मिलने आई थी उनसे सच जानने की, उन्होंने मेरी शादी क्यों करवाई। पापा ने मुझे सब कुछ बता दिया, लेकिन रुद्र मुझे बहुत तकलीफ हो रही है कि मेरे पापा ने मेरे साथ ऐसा किया। रुद्र कायू के आंसू पोंछकर बोला, दीदी शांत हो जाए, कोई आपके साथ हो या न, मैं आपका छोटा भाई हमेशा आपके साथ हूँ। अगर आप इस शादी में खुश नहीं है तो आप मेरे साथ चलिए, हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। मैं अपनी प्रिंसेस दीदी को दुखी नहीं दे सकता। कायू बोली, मुझे और कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मेरे पापा ने मेरे साथ छल कपट किया है, उन्होंने मुझसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा। CH8 मैं कच्ची सब्जियां खा लूंगी। कायू बोली, मुझे और कुछ नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मेरे पापा ने मेरे साथ छल कपट किया है, उन्होंने मुझसे एक बार भी पूछना जरूरी नहीं समझा। अब आगे, दीदी मैं समझता हूँ उन्होंने जो किया गलत था, लेकिन आप ऐसे रोइए मत। आप तो जानती हो ना, आपके आंसू मेरे लिए बहुत कीमती है। आप जब भी रोती है मुझे बहुत तकलीफ होती है। अच्छा अब आप यहाँ से उठिए, मेरे साथ चलिए। कायू आंसू पोंछकर बोली, लेकिन कहा, अरे आप चलिए तो सही, आपके लिए एक सरप्राइज है जिसे देखकर आप मुझ पर गर्व करेंगी। मैं आपको बहुत पहले ही बताना चाहता था, लेकिन मैंने सोचा कुछ टाइम रुक जाता हूँ। कायू हैरानी से बोली, ऐसा क्या है सरप्राइज में? मैं बता दूंगा तो सरप्राइज कैसा? आप मेरे साथ चलिए फिर मैं बताऊंगा। नहीं नहीं बताऊंगा, नहीं दिखाऊंगा। रुद्र कायू का हाथ पकड़ कार में बैठा देता है और बोला, दीदी बस 2 मिनट में अभी आया। कायू बस सिर हिला देती है। रुद्र कुछ देर में सब्जियां खरीद कर वापस आ जाता है और कायू से बोलता है, तो चले दी, आज मैं आपको अपने हाथों से बना हुआ ब्रेकफास्ट खिलाऊंगा। कायू आंखें बड़ी करके बोली, क्या? नहीं मैं कच्ची सब्जियां खा लूंगी, लेकिन तुम खाना मत बनाना, वरना उसे खाकर मैं ज़्यादा देर जिंदा नहीं रह पाऊंगा। दीदी मैं इतना भी बुरा खाना नहीं बनाता। हाँ मेरे भाई, वो तो खाने वाले को पता होता है तुम खाना बनाते हो या खाने का कचुम्बर निकालते हो। दीदी आज मैं अच्छा सा कुछ बनाऊंगा।
नहीं मेरे भाई रहने दो, हम कुछ बाहर से ही ले लेते हैं या तुम ऑर्डर कर देना। रुद्र तो जिद पकड़ कर बैठा था कि वो आज अपनी बहन को अपने हाथ का खाना खिलाकर ही दम लेगा, इसलिए वो कायू से बोलता है, आप मुझसे प्यार नहीं करती हो ना? अरे अब इसमें प्यार वाली बात कहाँ से आ गई? रुद्र बोलता है, आती है, जब हम किसी से प्यार करते हैं, वो इंसान हमारे लिए प्यार से कुछ करता है तो प्यार से एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। आजकल तुम बड़ी बड़ी बातें करने लगे, ये सब कौन सिखा रहा है तुम्हें? मुझे कोई नहीं सिखा रहा है, मैंने जो भी सीखा है सब आपसे सीखा है, सब आपकी ही दया है मेरी प्यारी दीदी की। कायू हंसकर बोली, अच्छा। रुद्र कायू को खुश करने के लिए ये सब बोल रहा था, वो अपनी दीदी को कभी उदास नहीं देख सकता था। दूसरी तरफ एक कॉफ़ी कैफ़े में एक लड़का और लड़की आमने सामने बैठे बातें कर रहे थे। उस लड़की खूब सारा मेकअप लगा रखा था, होंठों पर लिपस्टिक, आंखों में लाइनर, हाथ में महंगा ब्रेसलेट, कानों में डायमंड एयरिंग, खुले बाल, हाइट 6 फीट, इतराती हुई अदाएं, देखने में बहुत गंदी लग रही थी। ये और कोई नहीं सेजल है, सेजू बेबी वीर की गर्लफ्रेंड। सामने वाला लड़का सेजल से बोला, क्या तुम सच में विरांशु कपूर से प्यार करती हो? मैंने सुना है उसकी शादी हो गई है। सेजल इतराते हुए बोली, मैं उस अपाहिज से प्यार करूंगी? तुम्हें लगता है मैं तो उसके साथ सिर्फ उसके पैसे की वजह से हूँ, और उसने शादी कर ली है तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं जानती हूँ उसने पैसों में शादी की है, प्यार तो मुझसे ही करता है। सामने वाला आदमी सेजल की बात सुन बोला, तुम विजय से पंगा लेकर अच्छा नहीं कर रही हो, अगर उसे पता चला तो तुम्हें काट के फेंकने में जरा भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि वो किसी पे भी रहम नहीं करेगा, वो बहुत खतरनाक आदमी है। सेजल अपने बालों को संवार कर बोली, जब उसे पता चलेगा तब ना। देखो सेजल, वक्त रहते हैं ही सुधर जाओ, अगर नहीं सुधरी तो तुम किसी भी देश या दुनिया के किसी भी कोने में चली जाओ, वो तुम्हें छोड़ेगा नहीं। सेजल हंसकर बोली, ठीक है, जब होगा तब देखा जाएगा, अभी तो चिल्ला करो। उधर रुद्र और कायू बोली, तुम ये मुझे कहाँ ले आए हो? ये किसका घर है? रुद्र कायू की बात सुन बोला, दीदी अंदर तो आइए, सब पता चल जाएगा। कायू थोड़ा अंदर जाती है तो उसे रुद्र के नाम की नेम प्लेट दिखाई देती है। कायू नेम प्लेट देख बोली, रुद्र ये नेम प्लेट तो तुम्हारे नाम की है, मतलब ये तुम्हारा घर है, तुमने कब खरीदा और पैसे कहाँ से आए? मैंने आपको बताया था ना, मैं ऑनलाइन जॉब करने लगा हूँ, उसे लगभग 2 साल ही गए, तो मेरी जितनी भी सेविंग थी मैंने उससे ये छोटा सा फ्लैट ले लिया। आइए अंदर आइए। कायू अंदर रुद्र के साथ अंदर चली जाती है। रुद्र ने घर को काफी अच्छे से डेकोरेट किया था, हर जगह कायू और उसके फोटो थे। लिविंग रूम में फुल फैमिली की फोटो लगी हुई थी। लिविंग रूम के बीचों बीच बड़ा सा सोफे का सेट, उसके पास एक कॉफी टेबल, उसके ऊपर रेड रोज का फ्लावर पॉट, सब काफी खूबसूरती से सजाया गया था। कायू को ये सब बहुत अच्छा लग रहा था। रुद्र कायू को बैठा कर उससे पूछता है, ये सब आप बाद में देख लीजिएगा, पहले ये बताइए विजय का बिहेव आपके साथ कैसा है? कायू आंखें बड़ी करके बोली, वो तुम्हारे जीजू है तो जीजू बोलो। रुद्र मुंह बनाकर बोला, ठीक है, जीजू का बिहेव आपके साथ कैसा है? कायू जवाब देते हुए बोली, पता नहीं, लेकिन वो मुझसे ठीक से बर्ताव नहीं करते, उनके माथे पर इतनी सिलवटें रहती है जितनी धुले हुए कपड़ों में भी नहीं होती होंगी, तो मुझे कैसा पता चलेगा वो खुश है या ना? मुझे नहीं लगता वो कड़वा करेला कभी खुश भी होते होंगे। रुद्र कायू की बात सुन अपना मुंह दबाकर हंसने लगता है और हंसते हुए बोलता है, दीदी मतलब जीजू गुस्से वाले हैं? कायू रुद्र की बात कर जवाब देते हुए बोली, गुस्से वाले नहीं, वही वही अंडरवर्ल्ड के डॉन विजय कपूर है। रुद्र शॉक में चिल्लाकर बोला, व्हाट? CH9, मेरी शादी किसी इंसान से नहीं एलियन से करा दी हो? अब आगे? हाँ, इतना चौंकने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है वो मुझसे नफरत करते हैं। अरे मेरी दीदी, आप ये सब क्यों सोच रही? हो सकता है ये सब अचानक हुआ, इसलिए वो भी आपकी तरह शॉक में हो, या हो सकता हो कि उनकी मर्जी के बिना उनकी शादी आपसे कराई गई है। कायू बोलती है, हो सकता है। अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे कुछ खिला दो, मुझे भूख लगी है, मैंने न घर से निकलते वक्त कुछ भी नहीं खाया था, तुम तो जानते हो मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती। रुद्र उसकी बात सुन बोला, हाँ ठीक है, मैं आपके लिए नाश्ता बनाता हूँ, तब तक आप पूरा घर देख लीजिए, और इस घर में आपके लिए भी रूम है। कायू खुशी से बोली, सच में? हाँ मेरी दीदी, सच में। कायू रूम पूरा घर देखने लगती है और रुद्र किचन में जाकर नाश्ता बनाने में लग जाता है। कुछ 20 मिनट बाद रुद्र टेबल पर नाश्ता लगा देता है। कायू डाइनिंग टेबल के पास बैठकर बोली, रुद्र एक बात बोलूं, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया, मेरा बहुत रोने का मन कर रहा था, मैं किससे सामने रोती, किसको अपनी बात बताती, इसलिए मुझे और भी ज्यादा रोना आ रहा था। दीदी आप ये सब मत सोचिए, आप नाश्ता करिए और आज आप मेरे साथ यही रहिए। जैसे ही कायू कुछ बोलने को होती है, रुद्र उसे रोकते हुए बोलता है, पहले नाश्ता उसके बाद बातें। कपूर मेंशन। विजय अपने रूम में बैठा गुस्से से सारी चीजें इधर उधर फेंक रहा था। ऐसा लग रहा था उसे किसी बात बहुत बुरा लगा है, इसलिए वो इन चीजों को फेंक कर अपना गुस्सा निकाल रहा था। तभी अचानक उसका फोन बजता है, उसमें सेजू नाम फ्लैश हो रहा था। वो अपनी लाल आंखों से घूरते हुए फोन उठाकर बोलता है, हम बोलो। सेजल, HLO बेबी, कैसे हो? वीर, मैं ठीक हूँ, तुम्हें इतने दिन बाद मेरी याद कैसे आ गई? सेजल, क्विकी, मेरे 4 दिन बात न करने से तुमने शादी कर ली, तुमने मुझे धोखा दिया। इतना क्या? मगरमच्छ जैसे आंसू बहाने लगती है और बोलती है, आखिर क्या कमी रह गई थी? हो तुमने किसी और से शादी कर ली, ये तुमने अच्छा नहीं किया। वीर सर्द आवाज में बोला, पहली बात मेरे सामने आंसू बहाना बंद करो, दूसरी बात मैं शादी करना नहीं चाहता था, लेकिन घर वालों की वजह से करनी पड़ी।
सेजल, और उस लड़की का क्या? उसने तुमसे शादी क्यों की? क्या वो तुम्हें पसंद करती है? वीर गुस्से में चिल्लाकर बोला, अपनी हद में रहकर बात करो, समझ गई किससे क्या बोलना है? अभी तक तुमने नहीं सीखा, मुझसे दोबारा इस तरह बात की तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। सेजल इतरा कर बोली, लगता है उस लड़की ने तुम पर अपना जादू चला दिया, अब तुम मुझ पर चिल्ला रहे हो, वो उस लड़की के लिए जिसे 2 दिन भी नहीं हुआ तुम्हारी जिंदगी में आए हुए, तुम अपनी सेजू को उस लड़की की वजह से रुला रहे हो? वीर कड़क आवाज में बोला, देखो सेजल, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा, समझी? सेजल ये बात सुन बिना मतलब फूट फूट कर रोने लगती है और बोलती है, वीर तुम उस लड़की से प्यार करने लगे हो? आज से पहले तुमने कभी मुझे ऐसे बात नहीं की थी, तो अब तुम्हें क्या हो गया? सेजल सिर्फ और सिर्फ वीर के अंदर कियारा के लिए गुस्सा जगाने की कोशिश कर रही थी ताकि वीर गुस्से में आकर उसे सजा दे। वो अपने इस मकसद में कहीं न कहीं कामयाब होती नजर आ रही थी। वीर को सेजल की बात सुन बहुत गुस्सा रहा था, उसका मन कर रहा था कि अभी के अभी कायू को घर से बाहर निकाल दे, लेकिन कायू तो घर पर थी ही नहीं। वीर तुरंत सेजल का फोन काट देता है और अपने हेड बॉडीगार्ड ओम को आवाज लगाकर बोलता है, जाओ वो लड़की जहां भी उसे पकड़कर हमारे सीक्रेट हाउस में लेकर आओ, और याद रहे इस बात की भनक किसी को भी नहीं लगनी चाहिए। ओम ऑफ बॉस कहकर निकल जाता है। उधर कायू और रुद्र नाश्ता कर बैठे आपस में बातें कर रहे थे। रुद्र बोला, दीदी आप मेरे साथ रहिए ना। कायू मुंह बनाकर कहती है, नहीं रुद्र, मैं यहाँ नहीं रुक सकती, मेरी शादी हो चुकी है, मुझे अपनी शादी का फर्ज तो निभाना पड़ेगा ना। रुद्र बोला, ऐसा कुछ जरूरी है? आपकी शादी आपकी मर्जी के बिना हुई है तो आप इस शादी को निभाओ, ये किस किताब में लिखा है? रुद्र, मेरे भाई शादी तो गई है न, तो मुझे उसे निभाना ही पड़ेगा, मैं चाहूं या ना चाहूं। कायू अपने मांग के सिंदूर की तरफ इशारा कर बोली, न चाहते हुए भी वीर मेरी जिंदगी का हिस्सा बन चुके हैं, अब ये मांग में उनके नाम के सिंदूर से सजेगी और ये गला उनके नाम के मंगलसूत्र से। मेरे भाई, आपकी ये बहन चाह का फिर भी कुछ नहीं कर सकती। रुद्र कायू की बात सुन बोला, दीदी ये बात तो गलत है ना? हाँ मेरे भाई, गलत तो है। मेरी हालत तो बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे तो लगता है मेरी शादी किसी इंसान से नहीं एलियन से करा दी हो। उन्हें देखकर ऐसा लगता ही नहीं है वो इस दुनिया के हैं, हर वक्त नाक फुलाते रहते हैं, हर वक्त खोरियाए बिल्ली की तरह घूरते रहते हैं, मुझे समझ नहीं आता उनकी प्रॉब्लम क्या है। रुद्र कायू की बात सुन बोला, मैं क्या बोलूँ, अगर आप ये शादी निभाना चाहती हो तो मैं आपके साथ हूँ, आप जो भी फैसला होगा मुझे मंजूर है। मैं किसी भी हालत में अपनी दीदी का साथ नहीं छोड़ूंगा। कायू बोली, तुमने अपनी जिंदगी की शुरुआत अकेले कर दी है, अब ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। मुझे अपने भाई पर बहुत गर्व है, तुम ही दुनिया है बेस्ट भाई हो, और हाँ मुझे बड़े बड़े गिफ्ट ला कर देना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रुद्र कायू की बात सुन हंस देता है। CH10 करेले सॉरी एलियन ऊप्स। कायू बोली, तुमने अपनी जिंदगी की शुरुआत अकेले कर दी है, अब ऐसे ही आगे बढ़ते रहो। मुझे अपने भाई पर बहुत गर्व है, तुम ही दुनिया है बेस्ट भाई हो, और हाँ मुझे बड़े बड़े गिफ्ट ला कर देना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रुद्र कायू की बात सुन हंस देता है। अब आगे कायू उसे हंसते हुए देख बोली, मेरे भाई मुझे तुम पे गर्व है, मैं चाहती हूँ तुम ऐसे ही तरक्की करो और अपनी बहन को खुश करते रहो। देखो तुम्हें मुझे खुश करना ही पड़ेगा, क्योंकि बहन को खुश करना दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य का काम है, तुम ये करोगे तो हमेशा खुश रहोगे। रुद्र हंसकर बोलता है, हाँ देवी मैया, जैसा आप कहेगी वैसा ही होगा। इतना कह दोनों भाई बहन हंस पड़ते हैं। कायू अपनी वॉच में टाइम देख बोली, चलो मैं अब चलती हूँ। दीदी आप कुछ देर और नहीं रुक सकती? रुद्र तुम तो जानती हो वो मेरा ससुराल है, मैं ऐसे ज़्यादा देर बाहर नहीं रह सकती। रुद्र उसकी बात मानते ही सिर हिला देता है। कायू जैसे ही घर से निकलने को होती है, रुद्र उसे रोकते हुए बोलता है, दीदी मैं आपके लिए कुछ लाया था, 2 मिनट दीजिए, मैं यूं गया और यूं आया। रुद्र भागते हुए अंदर जाता है, वहां से बॉक्स लेकर बाहर आता है। कायू उस बॉक्स को खुशी से बोली, ये मेरे लिए है। रुद्र हाँ में जवाब देकर बोला, आपका पुराना फ़ोन टूट गया था न, मैं आपके लिए नया ले आया, मुझे पता था आप इतनी टेंशन में फ़ोन खरीदने का सोचेंगे भी नहीं, इसलिए ये आपके लिए। कायू रुद्र के गले लाकर बोली था, थैंक यू सो मच। रुद्र हंसते हुए बोला, इसकी ज़रूरत नहीं है देवी मैया, आपका आशीर्वाद ही मेरे लिए काफ़ी है। हाँ मेरे भाई अब मैं चलती हूँ। दीदी क्या मैं आपको छोड़ दूँ? नहीं मेरे भाई मैं चली जाऊंगी तो रेस्ट करो, ठीक है। इतना कह बाहर निकल जाती है। कुछ दूर चलने के बाद कियारा टैक्सी का वेट करने के लिए खड़ी हो जाती है। वो काफ़ी देर तक खड़ी रहती है, लेकिन उसे दूर दूर तक कोई टैक्सी दिखाई नहीं देती। कुछ देर बाद कायू को ब्लैक कार आती हुई दिखाई देती है। वो कार कायू के पास आकर रुक जाती है। उस कार से एक आदमी काले कपड़े में बाहर आकर अपने दोनों हाथ बांधकर खड़ा हो जाता है। कायू उसे देख बोली, आप कौन हो भाई? ओम जवाब देता है, HLO माम, मैं वीर बॉस का पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ, उन्होंने मुझे आपको लेने के लिए भेजा है। कायू ये सुन हैरानी से अपनी आंखें बड़ी कर बोली, क्या सच में? करेले सॉरी एलियन ऊप्स ग्रिमस, मतलब वीर जी ने मुझे लेने के लिए आपको भेजा है? ओम अपना सिर हिलाकर बोला, यस माम। ओम सिर में छोटे छोटे बाल, मोटे होंठ, बड़ी बड़ी आंखें, कानों में ब्लूटूथ, आंखों पर गॉगल्स, लंबी नाक, देखने में काफ़ी स्मार्ट लगता है। कायू बोली, लेकिन मैं आपकी बात कैसे मान लूं? आपके पास कोई सबूत है कि आपको वीर जी ने भेजा है? ओम हैरानी से मन में सोचता है, अगर मैंने बॉस को फ़ोन किया तो वो मुझ पर गुस्सा करेंगे, लेकिन अब ये बात मैं मैम को कैसे समझाऊं?
कायू उसको इस तरह चुप देख बोली, ठीक है मैं आपके साथ चलती हूँ, मुझे आपके चेहरे पर खौफ दिखाई दे रहा था तो मुझे लगता है ये वीर जी का ही असर है। ओम कायू की बात का जवाब दिए बिना कार का गेट खोल बैठने को बोलता है। कायू कार बैठ जाती है। ओम ड्राइविंग सीट पर बैठकर ड्राइव करने लगता है। कुछ देर बाद कायू को बोरियत लगने लगती है। वो कुछ बात करने के लिए ओम से बोली, भैया मैं आपसे एक बात पूछूं? ओम बोला, जी मैम। कायू सोचते हुए बोली, सभी बॉडीगार्ड ब्लैक कपड़े क्यों पहनते हैं, आप कुछ और क्यों नहीं ट्राई करते? अच्छा क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? ओम को समझ नहीं आ रहा था वो आखिर जवाब क्या दे। अगर उसने कोई जवाब दिया और इस बारे में वीर को पता चला तो वो उसे छोड़ेगा नहीं। ओम बनावटी स्माइल करके बोला, मैडम मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। कायू मुंह सिकोड़ कर कहती है, अच्छा। कायू मन में सोचती है, कहाँ से कोई गर्लफ्रेंड होगी जब इतना कम बोलते हैं, जैसे लगता है भगवान ने जुबान ही नहीं दी, अरे दी है तो उसका इस्तेमाल भी तो करना चाहिए। मुझे समझ नहीं आता जुबान होते हुए भी लोग बिना बोले कैसे रह सकते हैं, कैसे कैसे लोग हैं इस धरती पर। कायू सोचते हुए मुंह भी बना रही थी। करीब 20 मिनट बाद कार के सुनसान जगह पर रुक जाती है। इस जगह बिल्कुल सन्नाटा था, ना कोई आते दिखाई दे रहा था ना कोई जाते हुए। कायू इन सन्नाटा देख बोली, ये आप मुझे यहाँ क्यों ले आए हैं, यहाँ तो कोई है ही नहीं। ओम जवाब देता है, आप मेरे पीछे पीछे आए। ओम आगे चलने लगता है और कायू उसके पीछे पीछे। कायू ओम के पीछे पीछे जा तो रही थी लेकिन उसके दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। वो सोच रही थी, हाय मम्मी कहीं वीर जी सच में एलियन तो नहीं, इसलिए उन्होंने मुझे जंगल में बुलाया है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया वाले मुझे कहेंगे मैंने एलियन से शादी कर ली। मेरी किस्मत ही फूटी थी, भगवान रक्षा करना, अब बस आपका ही सहारा है। कुछ दूर चलने के बाद ओम एक बड़े से पेड़ के सामने खड़े होकर एक बटन प्रेस करता है जिसमें से एक टैब जैसा बाहर आता है। वो अपनी आंखों को उसमें स्कैन कर देता है। उसके ऐसा करने से कुछ ही सेकंड में जमीन दो हिस्सों में बंट जाती है। जमीन के अंदर एक और सिक्योरिटी सिस्टम होता है। ओम उसमें एक कोड बोलता है, दूसरा दरवाजा भी खुल जाता है। कायू तो ये सब देख हैरान थी। उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो चुकी थी। वो कभी ओम को देखती तो कभी जमीन को। उसको समझ नहीं आ रहा था आखिर इतनी सिक्योरिटी क्यों, इसके अंदर इतना कीमती क्या हो सकता है। कायू ये सब सोच ही रही थी तभी उसको ओम को आवाज़ सुनाई देती है, मैडम चलिए। कायू सेंस आकर बोलती है, हाँ चलो। CH11 आपकी जुबान इतनी क्यों चलती है? कायू ये सब सोच ही रही थी तभी उसको ओम को आवाज़ सुनाई देती है, मैडम चलिए। कायू सेंस आकर बोलती है, हाँ चलो। अब आगे। ओम आगे आगे सीढ़ियाँ उतरने लगता है। कायू भी धीरे धीरे ओम के पीछे सीढ़ियाँ उतरने लगती है। जैसे जैसे वो सीढ़ियाँ उतर रही थी उसके दिल में अजीब सी घबराहट हो रही थी, लेकिन वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर क्यों उसके साथ ऐसा हो रहा है। जैसे ही सीढ़ियाँ खत्म होती है वहां से दूसरी तरफ जाने के लिए गैलरी बनी हुई थी। वो दोनों उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। अब कायू को जानवरों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे उसके कदम बढ़ रहे थे जानवरों की आवाज़ भी बदल रही थी। ये सब आवाज़ सुन कायू ओम से नादानी से बोली, ये सब जानवर चिल्ला क्यों रहे हैं? क्या ये जानवर यहाँ सच में है या फिर आप लोगों ने सबको डराने के लिए आवाज़ रिकॉर्ड कर बजा रहे हैं? कायू की बात सुन ओम हैरान था क्योंकि इस वक्त हमारी कियारा की आवाज़ में कोई घबराहट नहीं, नादानी थी। ओम उसकी बात का जवाब देते हुए बोला, ये असली जानवर है और ये चिल्ला इसलिए रहे हैं क्योंकि वो अपने खाने का इंतजार कर रहे हैं। कायू कहती है, अच्छा ये बात है, मुझे लगा ये टेप बज रहा है। वैसे इस जगह को इतना डरवाना क्यों बनाया गया है? मुझे तो नहीं लगता यहाँ कोई आता भी होगा। ओम तो कायू के सवालों से परेशान हो चुका था क्योंकि वो बहुत काम बोलता है, बस सिर्फ अपने बॉस की बात मानता है, नहीं किसी से कोई मतलब रखता है, इसलिए वो इरिटेट हो रहा था। लेकिन वो करे भी क्या, वो मजबूर था क्योंकि कायू उसके बॉस की बीवी है, उसे रिस्पेक्ट देना उसका फर्ज है। ओम नरमी से जवाब देता है, मैम आपको जो कुछ भी जानना है आप बॉस से पूछ लीजिएगा, मुझे इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। कायू फिर से सवाल करती है, क्यों? मैंने तो सुना है आप वीर जी के साथ बहुत सालों से है, तो आपको क्यों नहीं पता? ओम मजबूरी में जवाब देता है, मैम हम बस पहुंच गए हैं, आप 2 मिनट रुक जाए, बॉस आपके सभी सवालों के जवाब देंगे। इतना कह ओम मैंने डोर अपनी टुम से खोलकर कायू को अंदर ले जाता है। कायू चारों तरफ हैरानी से देख मन में सोचते हुए बोलती है, कितना गंदा टेस्ट है, इन लोगों का दीवारों पर ब्लैक पेंट लगा रखा है और इतनी डिम लाइट, अरे अगर ब्लैक पेंट किया ही था तो थोड़ी ब्राइट वाली लाइट लगाते, पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, समझ नहीं आता इतना दिमाग आता कहाँ से। ओम आगे बढ़कर कायू से बोला, मैम आप सामने वाले रूम में चली जाए, बॉस वहाँ आपका वेट कर रहे हैं। कायू सिर हिलाकर सामने वाले रूम में चली जाती है। वहां पर वीर किंग चेयर पर बैठ अपने रिवॉल्वर को साफ कर रहा था। वो कायू को देख उस पर निशाना साध कर बोला, वेलकम मिस कियारा, आपका हमारे सीक्रेट हाउस में स्वागत है, तो बताइए आप क्या लेंगी, ठंडा या गर्म? कायू कहती है, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वीर कायू से बोला, मिस कियारा मेरे करीब आइए, मैं आपको अंधेरे में देख नहीं पा रहा हूँ। कायू कुछ कदम चल उजाले की तरफ आ जाती है। कायू को देख वीर की नज़र उस पर थम सी जाती है। वो बहुत ही ध्यान से कायू देख रहा था क्योंकि कायू लगी इतनी खूबसूरत रही थी। कुछ देर बाद वीर सेंस में आकर गुस्से से बोला, मिस कियारा आप हमें ये बताइए आपने हमसे शादी क्यों की? आर यू सीरियस वीर जी, ये आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैं तो बेहोश थी, होश में तो आप थे, तो आप बताइए आपने मुझसे शादी क्यों की? क्या वजह थी जो अपने एक बेहोश लड़की से शादी कर ली?
कायू आंखें मटका कर बोली, क्या आपके पास इन सवालों के जवाब है? वीर गुस्से में था और शांत भी। कायू उसे देख टेढ़ी स्माइल कर बोली, नहीं है ना जवाब? तो वीर जी मैं तो बेहोश थी, मेरे पास आपके सवालों के जवाब नहीं है। वीर अपना माथा सिकोड़ कर बोला, मिस कियारा आपकी जुबान इतनी क्यों चलती है? तो आप क्या चाहते हैं मैं आपके सामने गूंगी बनकर रहूं? ये मुझसे नहीं हो पाएगा। सॉरी वीर जी, मैं आपके विचारों पर खरी नहीं उतर सकी। वीर की आंखें गुस्से से लाल हो रही थी क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। कायू का उसके सामने इस तरह जुबान चलाना वीर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए उसे और भी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। लेकिन कायू भी क्या करे, उसे तो आदत है बोलने की। वीर कड़क आवाज में बोला, मिस कियारा मैं चाहता हूँ आप मुझे डाइवोर्स दे दे। उसके बदले आप जितनी भी रकम चाहती है मैं देने के लिए तैयार हूँ, और आप कहेंगी तो मैं आपका जीवन भर का खर्चा उठाने के लिए भी तैयार हूँ। कायू तिरछी स्माइल कर बोली, ओ तो आप ये चाहते हैं, लेकिन क्यों? अब आप ये भी बता ही दीजिए। वीर सर्द आवाज में बोलता है, मैं आपको ये सब बताना जरूरी नहीं समझता, आपको बस डिवोर्स पेपर पर साइन करना है। मैंने एडवोकेट से बात कर ली है, सारा प्रोसेस होने के बाद आप जहां मर्जी चाहे जा सकती है, आप बिल्कुल आज़ाद है। कायू स्माइल कर बोली, आपके साथ रहना ही कौन चाहता है? पहले जाए आप अपने डैड से इस बारे में बात करिए, फिर आप जो बोलेंगे मैं करूंगी, क्योंकि आप तो जानते हैं वो मुझे अपनी बेटी मानते हैं। वीर कायू को नीली आंखों से घूरते हुए बोला, आप चली जाएंगी तो वो समझ जाएंगे आप मेरे लायक नहीं है, इसलिए चली गई। कायू ये बात सुन हंसकर बोलती है, रियली मैं आपको आपके लायक नहीं, आप मजाक अच्छा कर लेते हैं। वीर गुस्से से बोला, ये हंसना बंद करो, मैं आपको प्यार से समझा रहा हूँ, समझ जाए वरना इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। कायू सीरियस होकर वीर से बोली, आपको क्या लगता है मेरे लिए ये शादी निभाना इतना आसान है? अगर आप चाहते तो ये शादी ही नहीं होती, लेकिन तब तो आप बुत बने बैठे रहे, तब क्यों नहीं रोक दी? मैं जानती हूँ इसका जवाब आपके पास नहीं, क्योंकि आपके अंदर ऐसा करने की हिम्मत नहीं थी। ये सारे शब्द सुन वीर गुस्से से पागल ही हो जाता है, क्योंकि कायू की बातें उसके ईगो को चोट पहुंचा रही थी। वो अपनी रिवॉल्वर उठाकर गुस्से में कायू की तरफ चला देता है। CH-12 कायू का गायत्री जी को मम्मी बोलना। ये सारे शब्द सुन वीर गुस्से से पागल ही हो जाता है, क्योंकि कायू की बातें उसके ईगो को चोट पहुंचा रही थी। वो अपनी रिवॉल्वर उठाकर गुस्से में कायू की तरफ चला देता है। अब आगे कायू रिवॉल्वर की आवाज सुन अपने कानों पर हाथ रख जमीन पर बैठ जाती है। वो बहुत डर गई थी, लेकिन वो वीर को ये दिखाना नहीं चाहती थी कि वो किसी भी तरह से कमजोर है या उसमें हिम्मत नहीं है। वीर तिरछी स्माइल कर बोला, क्या हुआ, डर गई? पता है आपको मैं निशाना लगाने में बहुत माहिर हूँ, इसमें मुझे कॉलेज टाइम में गोल्ड मेडल भी मिला है। तो सोचो अगर मैंने आप पे निशाना लगा दिया होता तो क्या होता? कायू खुद को संभालते हुए उठकर खड़ी हो जाती है और वीर की तरफ देखकर बोलती है, आप कॉलेज टाइम में गोल्ड मेडलिस्ट हो सकते हैं, लेकिन मैं आज भी मार्शल आर्ट में ब्लैक बेल्ट हूँ, तो मुझसे पंगा लेना शायद आपको भारी पड़ सकता है, मुझे डराने को कोशिश मत करिए। वीर कायू की बात का कोई जवाब नहीं देता। कायू आगे आकर बोली, देखिए वीर जी, हमारी शादी हो चुकी है तो बेहतर होगा आप इस शादी को मान लीजिए, जैसे मैंने एक्सेप्ट कर लिया है। वीर दांत पीसते हुए बोला, मिस कियारा आपको समझ नहीं आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ, मैं आपसे तलाक चाहता हूँ। कायू अपनी आईब्रो उठाकर जवाब देती है, शादी सिर्फ आप अकेले की नहीं हुई है, मेरी भी हुई है। इस शादी में जितना बोलने का आपका हक है उतना मेरा भी, तो मैं आपको तलाक नहीं देना चाहती। वीर अपने आप को शांत करते हुए बोला, मिस कियारा क्या आपको कोई फर्क नहीं पड़ता मैं चल नहीं सकता? कायू प्यार से जवाब देती है, बिल्कुल नहीं, आप चल फिर नहीं सकते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऐसा भी नहीं है आप ठीक नहीं हो सकते, आप ठीक हो सकते हैं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि जल्द जल्द ठीक हो जाए। कायू की ये बातें एक पत्थर जैसे इंसान के दिल की छू रही थी। वीर को समझ नहीं आ रहा था आखिर वो कायू की बात का जवाब दे भी तो क्या। वीर अपने जज्बात काबू कर अपनी रौबदार आवाज में बोला, तुम अब यहाँ से जा सकती हो। कायू उसकी बात सुन मासूम सा मुंह बनाकर बोली, मैं यहाँ से अकेले कैसे जाऊंगी? वीर सर्द आवाज में बोला, तो मैं क्या करूँ? तो आपने मुझे जैसे बुलवाया था वैसे भिजवा दीजिए, क्या ही प्रॉब्लम है? वीर कायू को आंख दिखाकर बोला, मिस कियारा यहाँ हर कोई आपकी तरह फ्री नहीं है। ओह तो ऐसी बात है, ठीक है आप वेद को कॉल कर दीजिए, वो मुझे ले जाएगा। वीर फिर उसे घूरते हुए बोला, आपको अकेले ही जाना होगा, वेद इस जगह के बारे में नहीं जानता, ये मेरी सीक्रेट जगह है, यहाँ के बारे में मैं और मेरे आदमियों के अलावा और कोई नहीं जानता, और अब आप जान गई है तो बच के रहिएगा, क्योंकि आज तक जिन लोगों को इस जगह के बारे में पता था चला मैंने उन्हें मौत के घाट उतार दिया, कहीं ऐसा ना हो अगला नंबर आपका हो। उफ वीर जी उफ, आप बहुत गलत सोचते हैं मेरे बारे में। वैसे मुझे इस भूतिया हाउस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और नहीं मैं यहाँ दोबारा यहाँ आना चाहूँगी। ये भूतिया हाउस आपको ही मुबारक हो। मैंने जब यहाँ की वॉल पर ब्लैक पेंट देखा था तभी मैं समझ गई थी ये आपकी ही पसंद हो सकती है। वैसे बुरा मत मानिएगा, आपको अपना टेस्ट थोड़ा बदलना चाहिए। वीर गुस्से में चिल्लाकर ओम को बुलाकर बोला, जाओ इन्हें मेंशन छोड़ के आओ। ओम एक नज़र कायू देखता है, फिर अपने बॉस को लाचार नज़रों से देखने लगता है। वीर ओम को कोई जवाब देता न देख वीर चिल्लाकर बोला, क्या तुम्हें सुनाई नहीं देता, बहरे हो गए हो? ओम अपना सिर झुकाकर बोला, जी बॉस। इतना कह आगे आगे चलने लगता है। कायू वीर को देख बाय करते करते बाहर निकल जाती है। वीर उसके जाते ही गुस्से में तमतमा जाता है और रूम में जगह जगह फायर करने लगता है।
कायू को तो वो मार नहीं पाया तो क्या ही करे, उसे गुस्सा ही बहुत आ रहा था। वो चिल्लाकर बोला, आखिर मैं उसे क्यों नहीं मार पाया, क्यों मैंने अलग फायर किया, मेरा पास मौका था, मुझे उसे मार देना चाहिए था, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है। करीब 20 मिनट बाद कायू मैंशन पहुंच जाती है। वेद अपनी भाभी को आता देख दूर से ही बोला, भाभी मैं आपको लेने ही आ रहा था। फिर उसकी नज़र ओम पर जाती है, वो अपनी भाभी से बोलता है, आप भैया के साथ थी। कायू हाँ में गर्दन हिलाकर जवाब देती है, तो जब आप आ ही गई है तो चलिए, मॉम आपका इंतजार कर रही है, उन्हें आपको देखने की बहुत इच्छा हो रही है, वो सुबह से ही मुझसे कह रही थी कि मैं जाऊं, जल्दी से आपको लेकर आऊं। कायू और वेद बातें करते करते अंदर पहुंच जाते हैं। गायत्री जी कायू को देख बोली, बेटा आप आ गई, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे, बेटा जी अपने कुछ खाया। कायू मना करते हुए बोली, नहीं मम्मी जी, मैंने रुद्र की साथ साथ नाश्ता कर लिया था। गायत्री जी कायू के मुंह से मम्मी जी सुनकर हैरान थी। वो बहुत गौर से कायू की तरफ देख बोली, क्या कहा बेटा जी आपने। कायू बोली, मैंने नाश्ता कर लिया ये बोला। नहीं बेटा कि अपने कुछ और भी बोला मम्मी जी। गायत्री जी ये सुनते ही कायू को गले लगाकर बोली, इसका मतलब अपने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया। कायू हाँ में सिर हिला देती है। गायत्री जी कायू को गले लगाकर बोली, जाइए बेटा जी अब आप आराम करिए। कायू स्माइल कर बोली, जी मम्मी जी, इतना कह वीर के रूम में चली जाती है। कायू बेड पर बैठकर मन में सोचती है, आखिर वीर जी ने मुझे सीक्रेट हाउस क्यों बुलाया, कोई तो वजह होगी। अगर वो मुझसे कुछ कहना चाहते तो घर पे भी कह सकते थे। कायू सोचते सोचते पूरे रूम में टहल रही थी, तभी अचानक उसकी नज़र साइड टेबल पर रखी नॉवेल पर पड़ती है। कायू टेबल के करीब जाकर नॉवेल को उठाकर देखती है। नॉवेल के कुछ पन्ने पलटने के बाद उसकी आंखें शौक से बड़ी हो जाती है। वो बहुत गौर से देख रही थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो शायद उसे देखना नहीं चाहिए था। वो शातिर हंसी हंसकर बोली, ओ वीर जी, तो ये वजह है कि आप मुझसे तलाक चाहते हैं, अब आगे पीछे सब भूल जाए, शादी तो आपको निभानी ही पड़ेगी, क्योंकि आप चाहते तो ये शादी होने से रोक सकते थे, लेकिन अब बुद्ध बने रहे तो अब आपको मुझे झेलना ही होगा। हे देवी मैया, मुझे एलियन उर्फ करेले को झेलने की हिम्मत देना, कहीं वो मुझे गुस्से में गोली ही न मार दे, अगर उससे भी उनका मन नहीं भरेगा तो वो मुझे भूखे जानवरों के आगे फिकवा देंगे। CH13 ओफ आपका गुस्सा कितना जानलेवा है। हे देवी मैया, मुझे एलियन उर्फ करेले को झेलने की हिम्मत देना, कहीं वो मुझे गुस्से में गोली ही न मार दे, अगर उससे भी उनका मन नहीं भरेगा तो वो मुझे भूखे जानवरों के आगे फिकवा देंगे। अब आगे रात का वक्त, सभी लोग खाने के बाद लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे। वो लोग घर में आए नए मेहमान से बहुत खुश थे, मतलब हमारी कायू से। बस थोड़े से वक्त में उसने सबके दिल में अपने लिए एक अलग ही जगह बना ली थी। देव जी, गायत्री जी उसे अपनी बेटी की तरह मानते हैं, और वेद तो अपनी भाभी माँ को माँ और दोस्त दोनों मानता है। बात रही वीर की तो वो कायू को अपना जानी दुश्मन मानता है। देव जी, कियारा बेटा आपको यहाँ कैसा लग रहा है, आप खुश तो है। कायू मासूमियत से बोली, पापा जी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फिर उदास होकर मुंह बनाकर बोली, बस एक शिकायत है, वो वीर जी ने मुझे कल से डांट ही रहे हैं, मुझे पता नहीं वो मुझसे नाराज क्यों रहते हैं। कायू ये सब इतनी मासूमियत से बोल रही थी कि देव जी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, उनको वीर के ऊपर गुस्सा आ रहा था। देव जी बोले, बेटा जी आप परेशान मत होइए, हम उनसे बात करेंगे, ठीक है। कायू स्माइल कर बोली, ओक पापा जी। बेटा जी आप जाए आराम करिए। नहीं पापा जी, हम वीर जी के आने का इंतजार करेंगे, वो जैसे ही आ जाएंगे मैं उन्हें खाना देकर सो जाऊंगी, आप जाकर सो जाइए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। देव जी कायू बात सुन बहुत खुश होते हैं। अब उन्हें क्या पता उनकी बहू के दिमाग में क्या खुराफात चल रही है, वो क्यों वीर का वेट करना चाह रही है। देव जी को तो ऐसा लग रहा था उनकी बहू ने आते ही अपनी जिम्मेदारियां समझ ली। देव जी अपने रूम में चले जाते हैं। करीब 1 घंटे बाद वीर भी आ जाता है। कायू वीर को देख उठ खड़ी होती है और खुश होते हुए बोली, वीर जी आप आ गए। कायू को देख आयुष अपने मन में सोचता है, लगता है मैम आज बहुत खुश है, इन्हें बॉस के गुस्से के बारे में बिल्कुल नहीं पता, कहीं बॉस इन्हें डांट न दे बेचारी मैम। वीर कायू को देख बिल्कुल इग्नोर कर देता है, लेकिन हमारी कायू भी बहुत जिद्दी है, वो बिना बात किए मानेगी नहीं। कायू अपने घुटने के बाल बैठकर उससे बात करने लगती है, आपने इतनी देर क्यों लगा दी, मैं आपका इतनी देर से इंतजार कर रही थी। वीर गुस्से में कायू को धक्का दे देता है और बोलता है, अपनी हद में रहो, मैं तुम्हें जवाब देना जरूरी नहीं समझता। कायू जमीन पर बैठकर मुस्कुराते हुए बोले, उफ आपका गुस्सा कितना जानलेवा है, अरे बीवी हूँ आपकी, हक बनता है मेरा आपसे सवाल करने का। आयुष कायू की हरकतें देख शौक में था, वो आंखें बड़ी किए बस कायू को ही देख रहा था। वो मन में बोला, क्या लड़की है भाई, बॉस के गुस्से से इन्हें डर नहीं लगता है, मान गए, वैसे अच्छा भी है, सीधी सादी लड़की हमारे बॉस डिजर्व नहीं करते हैं। वीर आयुष को इशारा कर जाने के लिए कह देता है, लेकिन आयुष बोला, बॉस मैं आपको रूम में छोड़ दूँ उसके बाद चला जाऊंगा। वीर माना करते हुए बोला, नहीं मिस कियारा को मेरी बीवी बनने का बुखार चढ़ा तो अब से ये मेरे सारे काम करेगी, समझे, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। कायू वीर की बात सुन मुस्करा देती है। वीर बात सुन आयुष में वहां से निकल जाता है। कायू वीर को रूम में ले जाती है। जब कायू वीर को रूम में ले जा रही थी, वीर कायू के बारे में ही सोच रहा था, ये लड़की इतनी पागल कैसे हो सकती है, मैंने इन्हें मौका दिया यहाँ से निकल जाने का, लेकिन ये है कि जाना ही नहीं चाहती।
कायू वीर का चेहरा देख स्माइल कर बोली, आपको मेरे बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है, मैं जानती हूँ मैं खूबसूरत हूँ, हसीन हूँ, लेकिन इतना भी मत सोचिए। वीर उसे जलती आंखों से घूर कर बोला, मिस कियारा, आपको बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप बहुत सुंदर है। ओह वीर जी, आप मुझसे इतना क्यों जलते हैं? इतना जलना ठीक तो नहीं ना, मैं तो आपकी वाइफ हूँ, मुझसे जलना आपको शोभा नहीं देता। वीर अपनी रौबदार लेकिन धीमी आवाज में बोला, मिस कियारा, आप किससे बात कर रही है, आपको पता भी है? कायू अपनी आंखें टिमटिमा कर बोली, हाँ पता है, अपने पति से। और किससे? पहली बात, ये बार बार मुझे अपना पति बुलाना बंद करो, और दूसरी, आप मेरे रूम से जा सकती है। हाय, इतना प्यार से बोलेंगे तो मैं कैसे जाऊंगी? और एक बात मैं आपको बता दूं, मैं आज से इसी रूम में रहूंगी आपके साथ, आप मुझे बाहर नहीं निकाल सकते, तो सॉरी, मैं नहीं जाऊंगी। वीर दांत पीस कर बोला, मिस कियारा, आपको जाना होगा क्योंकि मैं अकेला रहना ही पसंद करता हूँ। अब आपको अपनी पसंद बदलनी होगी। वीर जी, खैर ये सब छोड़िए, मैं आपके लिए खाना ले आती हूँ। नहीं, मुझे नहीं खाना, मैं खाकर आया हूँ। कायू मुंह बनाकर बोली, अच्छा, वो नोवेल वाली लड़की के यहाँ से? वीर आंखें छोटी कर बोला, आप पागल हो गई है, कौन सी नोवेल वाली लड़की? कायू नोवेल उठाकर वीर के सामने रख बोली, ये नोवेल वाली लड़की। दरअसल वो नोवेल सेजल ने वीर को गिफ्ट में दी थी। उसमें उसने एक स्पेशल तरह से अपनी और वीर की पेंटिंग बनवाई थी जिसने वो दोनों साथ थे। वीर इमोशनलेस फेस बनाकर बोला, अब आपको पता चल हो गया है तो? हाँ, ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं इससे प्यार करता हूँ, हम दोनों पिछले 10 साल से साथ है। कायू को वीर की बात सुन हंसी आ जाती है। वो हंसकर बोली, प्यार, और आप सीरियसली? वीर गुस्से से बोला, ये सच है। कायू वीर की बात सुन अपनी आंखें मटका कर बोली, देखिए वीर जी, अब ये सब नहीं चलेगा, मैं आपकी बीवी हूँ, आप मुझे प्यार करे या न करे, वैसे भी आप जैसे करेले और एलियन इंसान से कौन लड़की प्यार करना चाहेगी? और मुझे नहीं लगता ये लड़की आपसे प्यार भी करती होगी, मैं नहीं मानती। हाँ, तो मैं अपनी बात पर आती हूँ, आप मुझसे प्यार करे न करे, लेकिन मेरी पीठ पीछे आप किसी लड़की से नहीं मिल सकते, और अगर अपने मुझे धोखा दिया तो मैं। कायू अपनी मन में सोचकर बोली, हाय मम्मी, क्या बोले जा रही हो? अगर मैं बोलूंगी कि घर छोड़कर चली जाऊंगी तो ये तो और भी खुश हो जाएंगे, तो कोई फायदा नहीं है। तो क्या कहूँ? तो मैं उस लड़की से बोल दूंगी कि आप उसे धोखा दे रहे हो। वीर को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसका मन कर रहा था अभी के अभी कायू को गोली मार दे, लेकिन अफसोस की बात यह है वो ये कर नहीं सकता। कायू अपना गला पकड़ बोली, 1 मिनट वीर जी, पानी पी लूँ फिर बोलती हूँ। CH14, आज हम सुहागरात मना सकते हैं। वीर को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसका मन कर रहा था अभी के अभी कायू को गोली मार दे, लेकिन अफसोस की बात यह है वो ये कर नहीं सकता। कायू अपना गला पकड़ बोली, 1 मिनट वीर जी, पानी पी लूँ फिर बोलती हूँ। अब आगे कायू पानी पीने के बाद फिर से बोलना शुरू करती है, देखिए वीर जी, आप गुस्सा करके अपना खून मत जलाइए, ये ऐसे गुस्से सा फेस बनाकर सबको डराया मत करिए। अच्छा छोड़िए ये सब बातें, मैं इस रूम का बेड और फर्नीचर चेंज करना चाहती तो क्या मैं कर सकती हूँ? वीर कायू को घूरते हुए बोला, आप मेरे रूम में ये सब करने की सोचना भी मत, और अभी अभी मेरे रूम से बाहर निकल जाए, वरना कुछ बुरा हो जाएगा, जिसकी जिम्मेदार सिर्फ और आप होगी, समझी? कायू अपने साड़ी के पल्लू को मोड़ते हुए प्यार से बोली, प्लीज वीर जी मान जाए ना, मुझे ये रूम बहुत डरवाना लगता है, ऐसे इस रूम में मेरा दम घुट जाएगा। वीर कड़क आवाज में बोला, तो घुट जाने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस रूम का फर्नीचर चेंज नहीं हो सकता, आप दूसरे कमरे में रह सकती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तभी कोई डोर नॉक करता है, कायू उसे अंदर आने के लिए बोलती है। एक सर्वेंट अंदर आकर सिर झुकाकर बोला, मैडम, मैं बॉस के कपड़े चेंज करवाने आया हूँ, क्या मैं इन्हें ले जा सकता हूँ? वीर गुस्से में चिल्लाकर उस सर्वेंट से बोला, तुम्हें इनसे पूछने की जरूरत नहीं है, समझे? अब चलो जल्दी। कुछ देर में वीर कपड़े चेंज कर बाहर आ जाता है और सर्वेंट बाहर निकल जाता है। 5 मिनट बाद गायत्री जी वीर के रूम में आती है और को ऑल देकर बोलती है, बेटा ये ऑल आपको वीर के पैरों में लगाना है, हमेशा तो हम करते आए हैं लेकिन आज से आप करेंगी। कायू तो ये सुनकर शॉक में थी। गायत्री जी उसे हिलाकर बोली, क्या हुआ बेटा, आप ठीक तो है? कायू बनावटी स्माइल कर बोली, मैं ठीक हूँ मम्मी जी, आप परेशान मत होइए, हम कर लेंगे। ये सुन गायत्री जी मुस्कुराते हुए रूम से बाहर निकल जाती है। वीर अभी किसी से फोन पर बात कर रहा था। कायू उस ऑल को देखकर बोली, क्या ये मुझे अपने पैरों में ऑल लगाने भी देंगे? खैर कोशिश करके देख लेती हूँ। वीर अब बात कर चुका था। कायू वीर के पास आकर बोली, वीर जी चलिए मैं आपको लेटा देती हूँ, आप लेट जाए, थक गए होंगे। वीर मिल चेक करते हुए बोला, क्यों, आप जाकर लेट जाए, मुझे काम है। कायू शरारती अंदाज में बोली, मैं कैसे लेट सकती हूँ, मैं तो आपके पास लेटूंगी न, कल तो किसी कारणवश हमारी सुहागरात नहीं हो पाई, तो आज हम सुहागरात मना सकते हैं, क्यों, क्या कहते हैं आप? कायू की बात सुन वीर का पारा हाई होने लगता है। वो गुस्से ने अपना हाथ व्हीलचेयर पर पटक कर बोला, आप हद में रहिए मिस कियारा, आपको शर्म नहीं आती ऐसे बात करते हुए? कायू कुछ सोच कर बोली, शर्म अपने पति से? कैसी शर्म, अब मैं आपसे शर्माऊंगी तो रोमांस किसके साथ करूंगी बताइए? आप भी ना पता नहीं कैसी बातें करते हैं। चलिए चलिए जल्दी लेट जाए, बाकी जो करना होगा मैं कर लूंगी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना कह अपनी आंखें ब्लिंक कर देती है। वीर दांत पीसते हुए बोला, मिस कियारा, मुझे नहीं पता था आप इतनी बेशर्म है, छी, आपको शर्म नहीं आती ऐसी बात करते हुए?
थैंक यू वीर जी, हमें बेशर्म उपाधि से सम्मानित करने के लिए। अब अपने बेशर्म बोल ही दिया है तो थोड़ी बेशर्मी तो बनती है ना। कायू वीर को व्हीलचेयर से उठाने की कोशिश करती है लेकिन वीर गुस्से में उसे धक्का दे देता है और कायू जमीन पर गिर जाती है, जिससे उसका बायां हाथ छिल जाता है और उससे हल्का हल्का खून निकलने लगता है। कायू अपने हाथ देखकर बोली, हम जानते हैं आप हमसे नफरत करते हैं, लेकिन हम भी आपसे कोई प्यार नहीं करते, हमें भी आपसे नफरत है, लेकिन आपका कोई हक नहीं बनता आप मेरे साथ ऐसा बिहेव करे। वीर को बिल्कुल अफसोस नहीं हो रहा था। वो अपनी व्हीलचेयर बटन प्रेस कर कायू के पास जा उसका जबड़ा पकड़कर बोला, अपनी हरकतें सुधार लीजिए मिस कियारा, कहीं इन हरकतों की वजह से आपको अपनी जान से हाथ न धोना पड़ जाए। मेरे हाथ आपको जान से मारने में जरा भी नहीं कपेंगे, समझ गई। कायू की आंख में आंसू थे लेकिन वो उन आंसुओं को वीर से छुपाकर बोली, मैं आपको लेटा देती हूँ। कायू वीर को व्हीलचेयर से उठा सहारा देकर बेड पर लेटा देती है और खुद जाकर सोफे पर लेट जाती है। इस वक्त कायू की आंखों से आंसू बह रहे थे, वो उन्हें बार बार पोंछ रही थी लेकिन आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। कुछ देर में कायू सो जाती है लेकिन वीर अब भी जाग रहा था। वो एकटक कायू की गोरी और खुली हुई पीठ को देख रहा था। करीब 3 बजे वो भी सो जाता है। 3:30 बजे कायू की आंख खुलती, उसे याद आता है कि उसे वीर के पैरों में ऑयल लगाना था। वो अपना माथा पीठ पर बोली, कायू तू भी न, तू इतनी भुल्लकर कैसे हो सकती है, चल अब जल्दी से मालिश कर दे वरना अगर एलियन उठ गए तो मेरा गला दबाकर इसी कमरे में गाड़ देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। कायू दबे पाँव जाकर बेड पर बैठ जाती है। वो एक बार वीर को देखती है जो अभी सोते वक्त बहुत हैंडसम लग रहा था। कायू उसे देखकर बोली, हाय कितने हैंडसम लग रहे हैं, इनके आगे तो हीरो भी फेल है। अरे कायू ये सब छोड़ जल्दी कर। कायू वीर के नाइट सूट का लोवर ऊपर कर देती है। वीर के पैर पैरालाइज है इसलिए वो ये सब फील नहीं कर सकता। कायू जल्दी से हाथ में ऑयल लेकर ठीक तरह से मालिश करने लगती है। करीब 20 मिनट मालिश करने के बाद वो लोवर नीचे कर देती है ताकि वीर को पता न चले और खुद जाकर फिर से सोफे पर लेट जाती है। वो सोते हुए वीर को दूर से देखकर बोली, पता नहीं ये रिश्ता कब तक चलेगा, लेकिन आप जैसे भी हैं मैं चाहती हूँ आप जल्दी से ठीक हो जाए। फिर आप मुझे छोड़ भी देंगे तो कोई बात नहीं, क्योंकि मैं ये इंसानियत के नाते करना चाहती हूँ, बाकी जो मेरी किस्मत में लिखा है वो तो होकर ही रहेगा। कायू सोचते सोचते सो जाती है। सुबह के 7 बजे वीर उठकर तैयार हो चुका था लेकिन कायू अब तक सो रही थी क्योंकि वो सोफे पर कंफर्टेबल नहीं हो पा रही थी। वीर ये अच्छी तरह देख सकता था। वीर अपनी कड़क आवाज में बोला, मिस कियारा सुबह के 10 बज गए हैं और आप अभी घोड़े बेचकर सो रही है। कायू अचानक उठकर बैठ जाती है और बोलती है, हाय मम्मी 10 बज गए, भला घर की बहू को इतनी देर तक सोना शोभा देता है। कायू ये सारी बातें धीरे धीरे बोल रही थी इसलिए वीर बोला, ये सुबह सुबह आप क्या बोल रही है, एक बात तो तय है, उठते ही आपका मुंह पटर पटर चलने लगता है। कायू उसकी बात सुन मुंह टेढ़ा कर बोली, आपसे क्या, खुद तो बैठ घोड़ा तो क्या तबेला बेच के सोए है और मुझे सोफे पे नींद नहीं आ रही थी इसलिए लेट हो गया। कायू बड़बड़ाते हुए वॉशरूम में चली जाती है। वीर अपना फोन निकालकर आयुष को फोन करता है। आयुष 2 रिंग में फोन उठाकर बोला, यस बॉस। वीर, फर्नीचर डिजाइनर को भेजो, कुछ फर्नीचर डिजाइन करवाना है। आयुष, ओक बॉस, बट अचानक क्यों? वीर, तुमसे जितना कहा जाए उतना करो और उसमें कहना कपूर मेंशन जाकर कियारा कपूर से बात करे, इतना क्या फोन कट कर देता है। आयुष अपना फोन देख बोला, ये क्या हुआ अभी अभी मेरे साथ। कुछ देर बाद आयुष फर्नीचर डिजाइनर को कपूर मेंशन भेज देता है। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि अगर फर्नीचर चाहिए तो शॉप से भी खरीद सकते हैं, लेकिन हमारे वीर को हर चीज़ परफेक्ट पसंद है। परफेक्ट साइज, परफेक्ट सोफा, छोटा बड़ा नहीं चलेगा, इसलिए फर्नीचर डिजाइनर की जरूरत पड़ेगी। CH15 पहली रसोई। अब आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि अगर फर्नीचर चाहिए तो शॉप से भी खरीद सकते हैं, लेकिन हमारे वीर को हर चीज़ परफेक्ट पसंद है। परफेक्ट साइज, परफेक्ट सोफा, छोटा बड़ा नहीं चलेगा, इसलिए फर्नीचर डिजाइनर की जरूरत पड़ेगी। अब आगे सुबह के 9 बजे कायू ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठकर तैयार हो रही थी। पिंक साड़ी, रेड चूड़ा, पिंक लिपस्टिक, गले में डायमंड पेंडेंट और मंगलसूत्र, मांग में सिंदूर, पैरों में पायल, बिछिया, कमर तक लहराते बाल, भूरी आंखें। आज कायू तो कहर लग रही थी। कायू तैयार होकर लिविंग में रूम में आ जाती है। कायू घर के सभी बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है, फिर किचन की ओर चली जाती है क्योंकि आज हमारी नई नवेली दुल्हन की पहली रसोई है। गायत्री जी किचन में सारी तैयारी कर चुकी थी, बस कायू को बनाना ही था। कायू किचन में खड़ी होकर इधर उधर देख रही थी क्योंकि किचन बहुत ही बड़ा था। वो अपने में सोचते हुए बोली, मैं इस किचन में चलते चलते ही थक जाऊंगी, इतना बड़ा किचन बनवाने की जरूरत पड़ती है लोगों को, और ये सर्वेंट 10 सर्वेंट सिर्फ किचन में, मुझे तो लगता है खाना भी अलग ही खाते होंगे। हाय मम्मी, मुझे 6 चीज़ों के अलावा कुछ और बनाना ही नहीं आता। सही कहती थी मम्मी, बेटा खाना पकाना सीख लो, ससुराल वाले जूस पीकर ही जिंदा नहीं रहेंगे। गायत्री जी कायू को यूं सोचता देख उससे बोली, बेटा क्या हुआ, किस सोच में डूबी है आप? कायू सेंस में आकर बोली, नहीं मम्मी जी, हम ये सोच रहे थे ये किचन कितना खूबसूरत और रॉयल है। हाँ बेटा जी, ये वीर की पसंद है। कायू सोचते हुए बोली, किचन में भी अपना रौब दिखाते रहते हैं। गायत्री जी, बेटा जी आपको मीठे में क्या बनाना आता है? कायू मासूमियत से बोली, मम्मी जी हमें मीठे में कुछ बनाना नहीं आता, इनफैक्ट हम खाना बनाना ही नहीं आता। इतना कह बेचारा सा मुंह बना देती है।
गायत्री जी, कोई बात नहीं, आपको नहीं आता तो आप रहने दीजिए, हम बना देंगे। कायू ये झट से बोल पड़ती है, नहीं मम्मी जी आप जाए, हम बना लेंगे। लेकिन बेटा जी आपको तो आता नहीं तो आप कैसे? अरे मेरी मेरी प्यारी मम्मी, ये फ़ोन है ना, इसमें यूट्यूब है, उससे। गायत्री जी मुस्कुरा कर बोली, पक्का ना आप बना लेंगी? कायू जवाब में हाँ में गर्दन हिला देती है। गायत्री जी कायू की बलाए लेकर बोली, हमेशा खुश रह मेरी प्यारी बच्ची। अच्छा ठीक है, आप बनाए, हम बीच बीच में देखने आते रहेंगे, ठीक है। इतना कह गायत्री जी किचन से बाहर निकल जाती है। कायू किचन में सारा सामान देख कर सोचती है, आखिर क्या बनाऊं? फिर उसकी नज़र गाजर पर जाती है। वो चुटकी बजाकर बोलती है, गाजर का हलवा। कायू अपने आप को शाबाशी देते हुए बोली, क्या बात है, आप तो सोचने में बहुत माहिर है, शाबाश। कायू पहले गाजर को अच्छे से धुल लेती है, फिर उसे मशीन से काट कर रख देती है। उसके बाद यूट्यूब पर वीडियो चलाकर अपने सामने रख देती है। जैसे जैसे उस वीडियो में बता रहा है था वो बिल्कुल वैसे ही बनाई जा रही थी। करीब 30 मिनट बाद गाजर का हलवा बनकर तैयार हो जाता है। सारा ब्रेकफास्ट डाइनिंग टेबल पर लग जाता है। कायू हलवा लाकर वहीं पर रख देती है। सभी लोग धीरे धीरे करने लगते हैं। कुछ देर में वीर भी आ जाता है। वीर तो बस कायू की ही देखता रह जाता है। जैसे जैसे सभी लोग आ रहे थे वो ये सोच सोच घबरा रही थी, आखिर हलवा कैसे बना होगा, बाकी सबको कैसा लगेगा। कायू मन में बोली, हम इतना अपने एग्जाम में भी नहीं घबराए होंगे जितना आज घबरा रहे हैं। हे देवी मैया, सब कुछ ठीक करना। सब लोग आ चुके थे, कायू को ही घूर रहा था। कायू इस सबको ब्रेकफास्ट सर्व कर रही थी, लेकिन देव जी उससे बोले, बेटा जी आप भी हमारे साथ बैठ जाए, ये काम सर्वेंट कर लेंगे। कायू देव जी की बात मानते हुए वीर के पास जाकर बैठ जाती है। जैसे ही कायू उसके पसंद बैठ जाती है वो दूसरी तरफ देखने लगता है, जैसे उसे कुछ पसंद ही न रहा हो। इस वक्त उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं। कायू उसे देख मुंह टेढ़ा कर चुपचाप बैठकर नाश्ता करने लगती है। करीब 15 मिनट बाद सब नाश्ता कर चुके थे, अब बारी थी मीठे की। सर्वेंट सबको गाजर का हलवा सर्व कर देता है। वेद गाजर का हलवा देख खुशी से उछल पड़ता है और बोलता है, भाभी माँ थैंक यू, मुझे गाजर का हलवा बहुत पसंद है। कायू आंखें टिमटिमा कर बोली, पहले खाकर तो देख लीजिए, कहीं इतना बुरा ना बन गया हो कि आपकी पसंद ही बदल जाए। इतना कह सिर झुका लेती है। वीर गुस्से में चिल्ला कर बोला, मिस कियारा आपको हलवा बनाना नहीं आता क्या? आपकी मम्मी ने आपको कुछ सिखाया नहीं है? देव जी वीर को रोकते हुए बोले, धीरे धीरे सीख जाएंगी और हमारी बहू पर इस तरह चिल्लाने की जरूरत नहीं है, और नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, ये तो बस रस्म थी, बाकी सारा काम सर्वेंट कर लेंगे। गायत्री जी देव जी की हाँ में हाँ मिलाकर बोली, हाँ बेटा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उन्हें बनाना नहीं आता फिर भी उन्होंने कोशिश की है, एक बार सब लोग खाकर तो देखिए। सभी लोग हलवा चख कर देखते हैं। वेद एक स्पून हलवा खाकर बोला, भाभी हलवा बहुत अच्छा बना है, आज से आप ही मेरे लिए हलवा बनाएगा। कायू हैरानी से बोली, क्या सच में इतना अच्छा बना है? देव जी भी बोले, बेटा जी हलवा बहुत अच्छा बना है। गायत्री जी भी तारीफ में बोली, बेटा जी अपने तो कमाल कर दिया, पहली बार में ही इतना अच्छा हलवा बना दिया, बहुत अच्छा बना है। फिर सभी लोग वीर की तरफ देखने लगते हैं। वीर सबकी नज़रें आप ऊपर फील कर अपनी नज़रें ऊपर उठाकर बोला, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मैं किसी की झूठी तारीफ नहीं कर सकता, इस हलवे को खाना से अच्छा था मैं कच्ची गाजर खा लेता, इसे खाकर मुझे फूड पॉइजन न हो जाए। वीर के ऐसे बोलने ने कायू थोड़ा सा उदास हो जाती है। देव और गायत्री जी उसे देख बोले, बेटा जी अब आपके गिफ्ट की बारी। कायू उदासी में बोली, गिफ्ट क्यों पापा जी? क्योंकि आज आपकी पहली रसोई है और अपने हमें इतना अच्छा हलवा खिलाया, उसके लिए हम आपको छोटा सा तोहफा देना चाहते हैं। पहले गायत्री जी आगे बढ़कर अपना गिफ्ट देती है। कायू गिफ्ट खोलकर देखती है, उसमें एक खूबसूरत सा डायमंड नेकलेस था, जिसे देख वो गायत्री जी से बोली, मम्मी जी इसकी जरूरत नहीं थी, मैं इतना महंगा गिफ्ट कैसे ले सकती हूँ? गायत्री जी कायू के गाल सहला कर बोली, बेटा जी ये आपका हक है। देव जी आगे बढ़कर कायू के हाथ में कीज रख बोले, बेटा ये आपकी कार की चाबी। लेकिन पापा, देव जी उसे रोकते हुए बोले, कोई सवाल नहीं, आपको लेना ही पड़ेगा। वेद प्यारा सा फेस बनाकर बोलता है, भाभी माँ मैं आपको बड़े बड़े गिफ्ट तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपके लिए छोटा सा और प्यारा सा गिफ्ट लाया हूँ। वेद जल्दी से अपने रूम जाकर एक बड़ा सा पिंक कलर का डैडी बियर लेकर आता है और कायू को देकर बोला, ये आपके लिए। डैडी बियर को देख कायू की आंखें चमक जाती है। वो वेद को और बाकी सबको थैंक यू बोलकर सबको साथ में हक कर लेती है। सब लोग बातें कर ही रहे थे तभी फर्नीचर डिजाइनर आ जाते हैं। वो लोग घर के सभी लोगों को देख बोले, यहाँ पर मिसेस कियारा कपूर कौन है? कायू बोली, मैं हूँ डिजाइनर। माम हमारे पास कॉल आया था कि आपको फर्नीचर डिजाइन करवाना है। कायू हैरानी से बोली, हाँ करवाना तो है, लेकिन मैंने तो आपको फोन नहीं किया। पीछे से एक कड़क आवाज आती है, मैंने किया। वीर आगे आकर बोला, वेद जाकर इन्हें रूम दिखाओ, आप लोग पहले देख लीजिए फिर मिस कियारा से डिस्कस कर लीजिएगा उन्हें कैसा फर्नीचर चाहिए। डिजाइनर जी। वेद सभी को वीर के रूम में लेकर चला जाता है। इधर कायू के होश ही उड़े हुए थे, उसे समझ ही नहीं आ रहा था आखिर ये एलियन मान कैसे गए। हाय मम्मी, कहीं इनके दिमाग में कुछ और ही तो नहीं चल रहा। वीर घर से ऑफिस के लिए निकल जाता है। कायू तो अब भी सोच में डूबी हुई थी।
घर वाले भी वीर की बात से हैरान थे। उसे रूम में चेंजेस करना तो दूर की बात है, अगर कोई उसके रूम में भी चला जाता है तो वो उसे डांटे छोड़ता नहीं है। लेकिन आज ऐसा क्या हो गया? कुछ देर बाद सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। कायू भी डिजाइनर से सब डिस्कस कर चुकी थी, वो लोग भी जा निकल चुके थे। वेद अपनी भाभी से बोला, भाभी माँ चलिए मैं आपको आपकी कार दिखाता हूँ। वो बाहर आ गई है। दोनों बाहर कार देखने के लिए बाहर चले जाते हैं। CH-16 पता नहीं क्या हो गया है लड़कियों की पसंद को। कुछ देर बाद सभी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। कायू भी डिजाइनर से सब डिस्कस कर चुकी थी, वो लोग भी जा निकल चुके थे। वेद अपनी भाभी से बोला, भाभी माँ चलिए मैं आपको आपकी कार दिखाता हूँ। वो बाहर आ गई है। दोनों बाहर कार देखने के लिए बाहर चले जाते हैं। अब आगे जैसे कायू कार को देखती है उसकी आंखें खुशी से चमक जाती है और वो उछलते हुए बोलती है, वेद आपको पता है हमें राइडिंग बहुत पसंद है। पापा जी ने हमें इतनी खूबसूरत कार गिफ्ट की, तो आप क्या कहते हैं कल राइड पे चले? वेद स्माइल करके बोलता है, हाँ भाभी माँ मैं जरूर चलूंगा, फिर हम दोनों खूब मस्ती करेंगे। कायू उसकी बात सुन बोली, मम फिर हम आपको एक ऐसी जगह ले जाएंगे जो मेरी सीक्रेट जगह है। वो जगह मेरे और मेरे भाई के अलावा कोई नहीं जानता। वेद आंखें छोटी करके बोला, मतलब एडवेंचर? वेद एडवेंचर तो नहीं बट एडवेंचर से कम भी नहीं है। तभी गायत्री जी बाहर आकर बोली, क्या बातें कर रहे हैं आप दोनों? मम्मी जी हम दोनों ये बातें कर रहे थे कि कल मैं मेरी कार से वेद को घुमाने ले जाऊंगी। गायत्री जी, अच्छा आपको कार चलानी आती है? हाँ मम्मी जी हमने सीखी है, इनफैक्ट मेरे पास भी कार थी जिससे मैं कॉलेज आती जाती थी। गायत्री जी, ओक हाँ बेटा जी हम आपसे ये कहने आए थे कि कल वीर की बुआ जी आ रही है और वो थोड़ा सा नहीं कुछ ज़्यादा ही ओल्ड माइंडेड है, तो आपको क्या हमको भी पूरा टाइम सर पे पल्लू रखना होगा। कायू सारी बातें गौर से सुन रही थी, फिर वो अचानक बोल पड़ती है, बुआ जी पापा से बड़ी है। गायत्री जी हंसते हुए बोली, हाँ बड़ी है, तो आपके पापा जी भी आपको नहीं बचा पाएंगे क्योंकि वो भी उनके सामने कुछ नहीं कह पाते हैं। कायू बच्चों सा मुंह बनाकर बोली, उन्हें तो मेरा बोलना भी शायद अच्छा न लगे, कहीं वो मुझे इस घर से उठाकर बाहर न फेंक दो। आपके कहने के मुताबिक लग रहा है वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। गायत्री जी कायू को लिविंग रूम में लाकर बैठा देती है और प्यार से समझाती है, बेटा वो रीति रिवाज बहुत मानती है, पुराने रिवाजों को मानती है, बहुत कड़वा बोलती है, आपको बुरा भी लग सकता है और आप नई है उन्हें नहीं जानती, अगर वो कुछ कह दे तो चुपचाप सुन लेना, बाकी हम हैं आपके साथ और ये आपका घर है, यहाँ से आपको कोई नहीं निकाल सकता। कायू मुंह बनाकर बोली, मम्मी क्या वीर जी? गायत्री जी समझ जाती है कि कायू क्या पूछना चाह रही है, इसलिए वो उसके हाथ पर हाथ रख बोलती है, बेटा जी वीर अपनी बुआ से बहुत नफरत करता है। कायू उस बारे ना ज़्यादा न पूछते हुए खड़ी होकर एक जवान को तरह बोली, ठीक है मम्मी जी हम बिल्कुल तैयार है, कल से हमें जल्दी उठना है, नहाना है, पूजा करनी है, नाश्ता बनाना है और ज़्यादा नहीं बोलना है। गायत्री जी हंसते हुए बोली, अरे मेरा बच्चा इतना जल्दी समझ गई, चलिए अब आज आप हमारे साथ लंच की तैयारी करिए। कायू गायत्री जी के साथ लंच की तैयारी करने लगती है। करीब 1 घंटे में लंच तैयार हो जाता है, सर्वेंट लंच डाइनिंग टेबल पर लगा देते हैं। कुछ देर में वेद, कायू और गायत्री जी लंच कर अपने अपने रूम में चले जाते हैं। रूम में आकर कायू कुछ ही देर में बोर होने लगती है। अब उसे कुछ मनोरंजन के लिए कुछ चाहिए था, इसलिए वो वीर के स्टडी रूम जाकर पढ़ने के लिए कुछ ढूंढने लगती है, क्योंकि हमारी कायू को पढ़ने का बहुत शौक है। लेकिन वीर की स्टडी रूम में उसे कुछ पढ़ने को मिलता ही नहीं, क्योंकि वीर सिर्फ और सिर्फ बिजनेस रिलेटेड बुक्स ही पढ़ता है, तो उसके स्टडी रूम में यही सब मिलेगा। कायू चुपचाप बैठ जाती है और सोचने लगती है, क्या करूँ वायर ये एलियन पढ़ने के लिए कुछ अच्छा नहीं रख सकते क्या? कायू कुछ देर अपने रूम में आकर लेट जाती है और कर भी क्या सकती है, फ्री टाइम कुछ देर में ही वो से जाती है, क्योंकि रात में ठीक से सो भी नहीं पाई थी, इसलिए जल्दी ही उसकी आंख लग जाती है। करीब 8 बजे कायू की नींद पूरी हो चुकी थी। वो बेड पर बैठी अंगड़ाई लेकर बोली, पता नहीं कितना टाइम हुआ है, इतना कह अपना फ़ोन उठाकर टाइम देखती है। टाइम देखते ही उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। वो जल्दी से उठ वॉशरूम में भागती है। करीब 20 मिनट बाद वॉशरूम से कपड़े चेंज कर बाहर आ जाती है, फिर ड्रेसिंग मिरर के सामने बैठकर जल्दी जल्दी लिपस्टिक लगाकर बाहर निकल जाती है। देव जी घर आ चुके थे। गायत्री जी और देव जी लिविंग रूम में बैठे कॉफ़ी की चुस्कियां ले रहे थे। कायू को देख देव जी बोले, गुड इवनिंग बेटा। कायू, गुड इवनिंग पापा जी। बेटा जी आप कार राइडिंग पे गई थी? नहीं पापा जी हमने सोचा कल जाएंगे, लेकिन कल तो बुआ जी आ रही है, वो हमें कार चलाते दिखेंगी तो बुरा मान जाएंगी, इसलिए और कभी चला लेंगे। देव जी हैरानी से कायू को देख बोले, बेटा जी आपको कैसे पता दीदी को लड़कियों का ये सब करना नहीं पसंद? क्या गायत्री जी ने आपको इतना डिटेल में बताया? गायत्री जी, नहीं मैंने इतना डिटेल में कुछ नहीं बताया, हमारी बहू बहुत समझदार है, वो अपने आप समझ गई हम उससे क्या कहना चाह रहे हैं। हम तो हिचकिचा रहे थे कि कैसे समझाएंगे, लेकिन हमारी बहू ने हमारी सारी मुश्किल ही आसान कर दी। देव जी कायू को अपने पास बैठा कर बोले, हम तो अब आप हमारे साथ यहाँ बैठकर कॉफ़ी पिएंगी। देव जी सर्वेंट से कहकर कॉफ़ी मंगवा लेते हैं और तीनों लोग कॉफ़ी पीते पीते ढेर सारी बातें करते हैं। बातें करते करते रात के 10 बज चुके थे, खाना भी लग चुका था, वीर भी आ चुका था। सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठ खाने खाने लगते हैं। कुछ ही देर में सब खाना फिनिश कर अपने अपने रूम में चले जाते हैं।
कायू भी वीर को लेकर रूम में चली जाती है। सर्वेंट वीर के कपड़े पहले ही चेंज करवा चुका था, इसलिए कायू वीर को बेड पर लेटा देती है। कायू वीर को बिना देखे बोली, मैं आपके पैरों में ऑयल लगा देती हूँ। वीर गुर्राते हुए बोला, कोई ज़रूरत नहीं है। कायू मुंह टेढ़ा कर बोली, आपको ऑयल तो लगवाना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी जाए। कायू वीर के पैरों के पास बैठकर उसका लोबा ऊपर चढ़ाने लगती है। वीर गुस्से में बोला, ये क्या कर रही हो? कायू वीर को बिना देखे ही बोलती है, अब आप क्या चाहते हैं मैं लोवर के ऊपर से ऑयल लगा दूं? आप इतना गुस्सा मत होइए, मुझे भी कोई शौक नहीं है आपके पैर देखने का। कायू की बात सुन वीर बोलता है, मैं जानता हूँ आप मेरे फ़ायदा उठाना चाहती है क्योंकि मैं चल नहीं सकता। छी छी, कैसे बातें कर रहे हैं आप? मैं क्यों आपका फ़ायदा उठाने लगी? मुझे आपके करीब आने से भी कुछ फील नहीं होता। कायू की बात से वीर का ईगो हर्ट हो जाता है। वो कायू का हाथ पकड़ अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे कायू वीर के ऊपर आ जाती है। वीर के अचानक ऐसा करने से कायू घबरा जाती है। अचानक ऐसा होने से उसके दोनों हाथ वीर की छाती पर चले जाते हैं। कायू तो वीर से नजरें चुरा रही थी, लेकिन वीर को ये पसंद नहीं आ रहा था। वो कायू की पतली मुलायम कमर को पकड़ और करीब कर लेता है, जिससे वो न चाहते हुए भी वीर को देखने लगती है। वीर कायू की खूबसूरत आंखों को देख बोला, बहुत शौक है ना आपको मेरी बीवी बनने का? तो अब से आप रोज मेरे पैरों की अच्छे से मालिश करेगी, समझ गई? और हाँ, कुछ फील भी कैसे होगा, मैं तो कभी करीब आया ही नहीं। कायू तो अपनी जगह जम सी गई थी, उसे यकीन नहीं हो रहा था वो वीर के इतने करीब है। वो कभी भी ऐसा नहीं चाहती थी। उसकी दिल की धड़कनें तेज होने लगी थी। उसे बहुत अकवर्ड महसूस हो रहा था क्योंकि उसकी धड़कनें बहुत ज़्यादा ही बढ़ने लगी थी। वीर गुस्से में कमर को पकड़ मजबूत कर बोला, क्या हुआ? दिल नहीं संभल रहा है? आगे से कुछ भी बोलने से पहले सोच लेना, क्योंकि मेरे सिर्फ पैर खराब, बाकी का हिस्सा बिल्कुल सही है। इतना कह वीर उसे छोड़ देता है। कायू तुरंत उठकर पहले अपने कपड़े ठीक करती है, फिर ऑयल लगाकर बिना कुछ बोले मालिश करने लगती है। करीब 20 मिनट में मालिश खत्म कर वॉशरूम में चली जाती है। वहां पर दीवार में अपने आप को सटाकर खड़ी हो जाती है और बोलती है, जब हमसे कोई रिश्ता ही नहीं रखना तो हमें छुआ क्यों? फिर वो अपनी कमर को मिरर में देखती है। वीर ने उसकी गोरी मुलायम कमर को इतना तेज पकड़ा था कि वीर के निशान साफ साफ कायू की कमर पर बन चुके थे। कायू बोलती है, हम जानते हैं आप बुरे हैं, हमें पसंद नहीं करते, लेकिन दर्द देने की क्या जरूरत है? आपको कोई हक नहीं है को मेरे साथ ऐसा बर्ताव करे। मैं आपकी वो बिलोटी शकल वाली गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। पता नहीं लोगों को कैसे कैसे लोग पसंद आ जाते हैं, न जाने क्या देख लिए उस बेचारी ने आप में जो आप उसे पसंद आ गए। पता नहीं क्या होता जा रहा है लड़कियों की पसंद को जो एलियन पसंद आने लगे। भगवान ही रक्षा करे उनकी। CH-17, आप एकदम जहर लगते हैं। अब आगे। कायू बड़बड़ाते हुए वॉशरूम से बाहर आकर सोफे पे लेट जाती है। वीर उसे देख गुस्से से फेर कर अपने काम में लग जाता है। कुछ देर बाद वीर भी काम खत्म कर लेट जाता है। 10 मिनट बाद उसकी आंख लग जाती है। सुबह 5 बजे कायू सोफे पर बैठी अंगड़ाई ले रही थी। अंगड़ाई लेते वक्त उसकी नज़र वीर पर ठहर जाती है। कायू उसे देख बोली, गुड मॉर्निंग करेले। वैसे ये सुबह सुबह हैंडसम दिख रहे हैं। उनके फेस पर बिखरे बाल कितने अच्छे लग रहे हैं। कायू ये सब सोचकर अपना सिर झटक कर बोली, तू क्या बोल रही है? अगर एलियन को पता चलाना तो तुझे अपने गुस्से से ही जला देंगे। कायू तुरंत उठ वॉशरूम में भाग जाती है। करीब आधे घंटे बाद वो ब्लू साड़ी में बाहर आती है। कायू ने आज ड्रेप पल्लू में साड़ी पहनी हुई थी क्योंकि उसे सिर से पल्लू डालना था। वो वॉशरूम से बाहर आकर ड्रेसिंग मिरर के सामने आकर बैठ जाती है। सबसे पहली वो अपनी मांग में सिंदूर भरती है, फिर रेड कलर का चूड़ा हाथों में डालती है, पैरों में पायल, होंठों पर रेड लिपस्टिक, माथे पे ब्लू बिंदी, कानों में छोटे छोटे इयररिंग, गले में मंगलसूत्र। वो पूरी तरह से तैयार होकर उठकर जाने लगती है। अचानक उसे कुछ याद आता है। वो अपना माथा पीट कर बोलती है, हाय मम्मी, पायल तो पहनना भूल ही गई। कायू ड्रॉवर से पायल निकालकर पहनकर चलने लगती है। कायू जैसे जैसे चल रही उसके पायल छन छन हो रही थी। वीर की कानों में जैसे ही छन छन की आवाज़ आती है, वो नींद में ही बच्चों की तरह चेहरा इधर उधर करने लगता है। जब ये सब उसके बर्दाश्त से बाहर हो जाता है, वो अपनी आंखें खोल गुस्से से कायू को देखता है। वो अभी अपनी धुन में मगन होकर दूसरे पैर में पायल पहन रही थी। वीर चिल्लाकर बोला, ये क्या पागलपन है मिस कियारा? वीर के ऐसे अचानक चिल्लाने से कायू डर से कांप जाती है। वो अपने दिल पर हाथ रख चुपचाप खड़ी हो जाती है। वीर अपनी गुस्से भरी आवाज में बोला, ये पायल अभी अभी उतार कर रख दीजिए, मेरे कमरे में सुबह सुबह मंजुलिका बनाकर मत घूमिए। कायू जैसे ही मंजुलिका का नाम सुनती है वो चिढ़ जाती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है वीर उसे मंजुलिका से कंपेयर कर रहा है। वो चिढ़कर बोली, मैं आपको मंजुलिका दिखती हूँ? आपको नहीं लगता कुछ ज़्यादा ही बोल रहे हैं? एक तो आपने मुझे सुबह सुबह डरा दिया, फिर माफ़ी मांगने के बजाय आप मुझे मंजुलिका बोल रहे हैं। वीर दांत पीस कर बोला, मैंने बोला अभी अभी ये पायल उतारो, वरना मैं आपको यहाँ से उठाकर नीचे फेंक दूंगा, समझ गई आप? कायू मुंह बनाकर बोली, मैं नहीं उतार रही, जो करना है कर लीजिए, मैं डरती नहीं आपसे, और हाँ, मुझ पर हुक्म चलाने की भी जरूरत नहीं है। इतना क्या बाहर निकल जाती है। वीर अपनी आंखों से आग उगलते हुए बोला, ये लड़की अपने आप को समझती क्या है? पता नहीं किस बात का घमंड है। बोलते बोलते आंखें बंद कर लेता है। कायू रूम में झांक कर देखती है। वीर आंखें बंद किए लेता था। वो शैतानी की मूड में थी।
वो शैतानी स्माइल कर फिर रूम में जाकर वीर के बेड के पास पैर पटकने लगती है। वीर फिर से अपनी आंखें खोल गुस्से से बोला, मिस कियारा आप मुझे मजबूर मत कीजिए, मैं किसी भी तरह से आपको कोई नुकसान पहुंचाए तो चली जाए यहाँ से, वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा। कायू शरारती स्माइल कर बोली, वीर जी गुस्से में आप एकदम जहर लगते हैं। आपकी तारीफ में पर क्या ही कह दूं मैं। हाँ तो आपने क्या कहा था? मैं अपने आप को क्या समझती हूँ? मैं अपने आप को क्वीन समझती हूँ। इतना बोल आंखें ब्लिंक कर बाहर भाग जाती है। वीर गुस्से में बोला, पता नहीं पापा इस लड़की को कहाँ से पकड़ के लाए हैं, मुझे तो ये इस दुनिया की लगती नहीं है। वीर फिर आंख बंद कर लेता है। कायू बाहर जाकर देखती है सभी लोग उठकर तैयार हो चुके थे। वो बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। कायू देव जी को तैयार देख हैरानी से बोली, पापा जी आप इतनी सुबह सुबह कहाँ जा रहे हैं? फिर बच्चों जैसा मुंह बनाकर बोली, क्या आप इतनी सुबह ऑफिस जा रहे हैं? देव की कायू की मासूमियत देख से बोले, बेटा जी हम दीदी को लेने स्टेशन जा रहे हैं। इतनी सुबह पापा जी? हाँ बेटा जी वो हमेशा सुबह ही आती है, उन्हें ये शुभ समय लगता है इसलिए। और पापा जी तो मैं नाश्ता बना दूँ, आप खा लीजिए फिर जाइएगा। देव जी हंसकर बोले, बेटा जी आप इतनी प्यार से कहेंगी तो मना कैसे कर पाएंगे, जाइए जल्दी से नाश्ता बना दीजिए, हम अपने बहू के हाथ का नाश्ता करने के लिए बेताब हूँ। कायू किचन में चली जाती है। करीब 20 मिनट में सर्वेंट टेबल पर नाश्ता लगा लेता है। कायू ने देव जी के लिए सैंडविच बनाए थे, वेद के लिए ओट्स और गायत्री जी के लिए पोहा। बाकी चाय कॉफ़ी जूस सब कुछ तैयार किया था। गायत्री जी हैरानी से नाश्ते को देख बोली, बेटा जी अपने इतना सब कुछ 20 मिनट में बना लिया? अरे नहीं मम्मी जी, सभी सर्वेंट ने मेरी पूरी मदद की इसलिए मैं इतना जल्दी बना पाया, आप लोग प्लीज़ जल्दी से खाकर बताइए कैसा लगा। तब तक वेद में तैयार होकर आ जाता है। वो अपनी भाभी को देख बोला, गुड मॉर्निंग भाभी माँ। गुड मॉर्निंग मॉम, गुड मॉर्निंग डैड। सभी लोग गुड मॉर्निंग का जवाब देते हैं। कायू वेद से बोली, आप भी बैठ जाए, आपके लिए मैंने ओट्स बनाए हैं, जल्दी से खा लीजिए। सभी लोग बैठकर नाश्ता करने के बाद सभी लोग भर भर के तारीफ करते हैं। नाश्ता करने के बाद गायत्री जी और देव जी स्टेशन चला जाते हैं। वेद लिविंग रूम में बैठकर अपनी भाभी माँ से बातें करने लगता है। कायू, वेद आप बहुत प्यारे हैं लेकिन आपके भाई बहुत आकड़ू और कड़वा बोलने वाले इंसान हैं, हर वक्त मुझे डांट देते हैं, क्या मैं इतनी बुरी हूँ? वेद अपनी भाभी की बात सुन बोला, भाभी माँ आप भैया की बात का बुरा मत माना करिए, वो ऐसे ही है, हर वक्त गुस्से में मुंह फुलाए रहते हैं, अब तो मुझे आदत हो गई है, कुछ दिनों में आपको भी हो ही जाएगी, तो टेंशन लेने का नहीं देने का। दोनों इस हंस पड़ते हैं। तभी एक कड़क आवाज आती है, ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने, किस बात पे इतनी हंसी आ रही है? आवाज सुन दोनों की हंसी बंद हो जाती है। दोनों ही सीधा होकर अपनी जगह इमोशनलेस फेस बनाकर बैठ जाते हैं। आखिर ये कड़क आवाज किसकी है? CH18 बुआ जी का आगमन। दोनों इस हंस पड़ते हैं। तभी एक कड़क आवाज आती है, ये क्या लगा रखा है आप लोगों ने, किस बात पे इतनी हंसी आ रही है? आवाज सुन दोनों की हंसी बंद हो जाती है। दोनों ही सीधा होकर अपनी जगह इमोशनलेस फेस बनाकर बैठ जाते हैं। अब आगे वीर दोनों को ऐसे देख देख बोला, क्या हुआ अब हंसी नहीं आ रही? अभी तो बहुत हंस रहे थे, अचानक हंसी बंद क्यों हो गई? वेद वीर की बात सुन झट से बोल पड़ता है, सॉरी भाई मुझे पढ़ाई करनी है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, इतना कह 100 की स्पीड में वहां से भाग जाता है। कायू उसे आस भरी नजरों से देखती रह जाती है। उसे डर लग रहा था क्योंकि उसने आज वीर को सुबह परेशान जो किया था। वीर गुस्से भरी आवाज में बोला, उसे क्यों देख रही हो मिस कियारा, वो आपको बचाने नहीं आएगा। कायू मन सोचती है, कायू तूने शेर के मुंह में हाथ डाला था ना, अब अंजाम भुगत, इससे पहले वो तुझ पे वार करे, निकल ले यहाँ से। कायू धूप गटक कर अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर बोली, वीर जी हमें रूम में कुछ काम है इसलिए हम चलते हैं। जैसे ही कायू जाने के लिए खड़ी होती है तभी वीर उसे रोकते हुए रुड वॉयस में बोला, मुझे भूख लगी है, जाए जाकर नाश्ता बनाए, और जाते जाते ये भी सुन लीजिए, हमें पता है आपको कुछ बनाना नहीं आता, अगर नाश्ता अच्छा नहीं बना तो सजा भुगतने के तैयार रहिए। कायू बिना कुछ बोले तुरंत उठकर किचन की तरफ चली जाती है। वीर तो उसके इस एक्शन से शॉक था, वो आंखें छोटी कर बोला, ये लड़की इतनी जल्दी मेरी बात मान गई, इसे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। करीब 20 मिनट बाद कायू टेबल पर नाश्ता लगा देती है। वीर वही बैठा उससे घूर घूर देख रहा था। वो घूरते हुए बोला, इसमें जहर तो नहीं मिलाया है ना? कायू बच्चों सा मुंह बनाकर बोली, मेरे पास इन कामों के अलावा और बहुत सारे काम हैं। और रही बात जहर की, तो आप मुझे मारना चाहते हैं, मैं नहीं। मैं भला आपको क्यों जहर देकर मरूंगी, आपको मारने के बाद मैं भरी जवानी में मैं विधवा हो जाऊंगी। कायू बोलते बोलते आंखें चमका देती है। वीर अपनी सर्द लेकिन धीमी आवाज में बोला, मिस कियारा बैठ जाए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। कायू मासूम सा फेस बनाकर बैठ जाती है। वीर तो उसकी मासूमियत देख उसके चेहरे में खोसा जाता है। तभी कायू अपनी प्यारी सी आवाज में बोली, वीर जी कहिए न क्या हुआ? जैसे ही कायू की आवाज वीर के कान में पड़ती है वो सेंस में वापस आ जाता है और रुड होते हुए बोला, आपको पता है ना बुआ जी आ रही है? कायू हाँ में सिर हिला देती है। तो आपको कुछ समझ आया उनके सामने कैसे रहना है?
वीर पल्लू की तरफ इशारा कर बोला, ये पल्लू सिर पे रखना है, ज़्यादा बात नहीं करनी, ये मुझे नहीं लगता आपसे हो पाएगा, और ये जो आप बच्चों जैसी हरकतें करती है ये बिल्कुल नहीं करनी है, समझ गई आप? ऐसा कुछ भी मत करिएगा जिससे वो आपको बातें सुनाए, क्योंकि वो वक्त सिर्फ कड़वा बोलती है तो आपको हट भी हो सकता है। वीर अपने में सोचता, ये मैं क्या बोल रहा, मुझे इनके हट होने क्या ही फर्क पड़ेगा। कायू वीर की बात का झट से जवाब देती है, जैसे आप कड़वा बोलते हैं वैसे, और वैसे आपको मेरी इतनी फिक्र क्यों हो रही है? हट होगा तो मुझे होगा, कौन सा आपको कोई फर्क पड़ने वाला है? वीर कायू को गुस्से से घूरते हुए बोला, शुक्र मनाए मैंने आपको हरकतों पर आपको घर से बाहर नहीं निकाला, मैं आपको इसलिए ये सब बता रहा हूँ कहीं वो आपको घर से बाहर ना निकल दे। कायू एक गहरी सांस लेकर बोली, तो आपको तो खुश होना चाहिए ना, आप जो पहले दिन से करना चाहते हैं वो काम बुआ जी कर देंगी। वीर उसकी बात पर चिल्लाकर बोला, हाँ क्विकी, मैं एक दिन आपको खुद इस घर से धक्का मार निकालूंगा, तब तक किसी और को आपको घर के बाहर नहीं निकालने दूंगा। कायू आंखें टिमटिमा का बोली, ये आप अपने ख्याली पिलाओ पकाना बंद करिए, क्योंकि ये तो आपके सपने में ही होगा, मैं इस घर से कहीं नहीं जाने वाली, और आप जाना चाहते हैं तो वो रहा गेट जा सकते हैं। ये सब बोल कायू वहां से रूम में चली जाती है। वीर उसके जाते ही अपना हाथ गुस्से से डाइनिंग टेबल पर पटक बोला, इस लड़की को मेरी बात समझ क्यों नहीं आती, मैं इसके भले के लिए इसे समझा रहा था, ये लड़की बात करने के लायक ही नहीं है, स्टूपिड गर्ल। वीर डाइनिंग एरिया से स्टडी रूम में चला जाता है। करीब 1 घंटे बाद कायू लिविंग रूम में सिर पर पल्लू डाले बैठी हुई थी। तभी एक तेज तरार आवाज आती है, कोई है इस घर में? कायू उठकर देखने के लिए डोर के पास जाती है। वहां पर एक 60 साल की औरत खड़ी थी, व्हाइट और येलो बॉर्डर की साड़ी, माथे पर चंदन की बिंदी, बड़ी बड़ी आंखें, मोटे मोटे होंठ, सीधी नाक, सिर पर साड़ी का पल्लू, देखने में हट्टी कट्टी सी थी। ये और कोई नहीं, वीर की बुआ जी, रुक्मणी कपूर। तभी कायू को पीछे से देव जी और गायत्री जी आते हुए दिखाई देते हैं। कायू समझ जाती है यही बुआ जी होंगी। वो नई नवेली दुल्हन की तरह चलकर बुआ जी की तरफ जाती है। बुआ जी के करीब पहुंचकर कायू झुककर पैरों छूने को होती है। बुआ जी तुरंत अपने पैर पीछे कर बोली, तुम मुझे छू नहीं सकती, मुझे लगा था जैसे तुम्हारी शादी हुई है, तुम इस शादी को मानोगी नहीं। खैर, इतना धन दौलत कहाँ देखने को मिलता है, कोई भी लड़की इस महल से जाना नहीं चाहेगी। इतना कह बुआ जी गुस्से से मुंह टेढ़ा कर लेती है। कायू बुआ की बात सुन अपनी नजरें झुकाकर अपने हाथ बांधकर खड़ी हो जाती है। देव जी और गायत्री जी को बुआ जी की बात बहुत बुरी लगती है, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते। रुक्मणी जी, अब हटोगी या अंदर आने के लिए तुमसे परमिशन लेनी पड़ेगी? कायू तुरंत पीछे हो जाती है। कायू को हटता देख बुआ जी शुभ मुहूर्त में घर के अंदर प्रवेश कर लेती है। अंदर आकर वो सबसे पहले सोफे पर बैठ जाती है। देव जी भी सामने वाले सोफे पर बैठ जाते हैं। गायत्री जी कायू से बात करने के डोर के पास ही रुक जाती है। वो कायू के सिर पर प्यार से हाथ फेर बोली, बेटा हम समझते हैं आपको बुरा लग रहा होगा, हमें माफ कर दीजिए, हम कुछ कह नहीं पाए। कायू गायत्री जी का हाथ पकड़ बोली, मम्मी जी आपकी कोई गलती नहीं है, प्लीज़ आप माफ़ी मत मांगिए, हमारी शादी जिन हालातों में हुई है और वो सब होने के बाद हम शादी निभाने के लिए तैयार हो गए तो कोई भी यही सोचेगा कि हम पैसा देख इस घर में रुके हैं। तभी बुआ जी चिल्लाकर गायत्री जी से बोली, अब सास बहू का मिलन हो गया हो तो मुझे पानी मिलेगा या खुद जाकर लेना होगा? गायत्री जी बोली, नहीं दीदी, हम अभी पानी लेकर आए। गायत्री जी कायू का हाथ पकड़ किचन में लेकर चली जाती है। आखिर बुआ जी किस मकसद से आए हैं? क्या कायू उनका दिल जीत पेगी? 19 किस लोक से धरती पर उतरी है? तभी बुआ जी चिल्लाकर गायत्री जी से बोली, अब सास बहू का मिलन हो गया हो तो मुझे पानी मिलेगा या खुद जाकर लेना होगा? गायत्री जी बोली, नहीं दीदी, हम अभी पानी लेकर आए। गायत्री जी कायू का हाथ पकड़ किचन में लेकर चली जाती है। अब आगे कुछ देर में गायत्री जी पानी लाकर दे देती। रुक्मणी जी मुंह टेढ़ा करके बोली, क्या तुम्हारे पैर में मेहंदी लगी है जो पानी लाने में इतना वक्त लग गया, पता नहीं तुम लोगों के अंदर फुर्ती क्यों नहीं है? गायत्री जी चुपचाप पलके झुकाए खड़ी रहती है, क्योंकि वो जानती है अगर वो अपनी बात समझाने की कोशिश करेगी तो रुक्मणी जी उस बात का भी गलत ही मतलब निकलेंगी। रुक्मणी जी, चलो मेरा रूम तैयार है, न मुझे थोड़ी देर आराम करना है, और हाँ मेरा सामान कोई नौकर हाथ नहीं लगाएगा, तुम दोनों लेकर आओगी, देव तू पानी पी ले, फिर सामान मेरे रूम में रख देना। इतना कि अपने रूम की तरफ चली जाती है। देव जी उदास नज़रों से गायत्री जी से पूछते हैं, हमारी बच्ची तो ठीक है ना, उसे बुरा लगा होगा? ये दीदी भी न कुछ भी बोल देती है। गायत्री जी गुस्से में बोली, आपको क्या लगता है ये यही रुक जाएंगी? देखिए जो मेरे साथ हुआ मैं वो अपनी बहू के साथ होने दूंगी, वो अभी बच्ची है, वो इनकी कड़वी बातें बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। देव जी गायत्री जी समझाते हुए बोले, मैं समझ सकता हूँ वो यहाँ आना चाहती थी तो क्या मैं मना कर देता, ये अच्छा लगता? उधर रूम में रुक्मणी जी किसी से फोन पर बात कर रही थी। देखो तुम परेशान मत हो, मैं कुछ ही दिनों में उसे भगा दूंगी, देखने में बहुत मासूम सी है, 2 दिन से ज़्यादा मेरे सामने तो नहीं टिक पाएगी, उसके जाते ही मैं तुझे यहाँ बुला लूंगी, फिर तू अपनी कातिल अदाओं वीर का दिल जीत लेना, उसके बाद हम दोनों मिलकर इस घर पे राज करेंगे। उधर से एक लड़की की आवाज़ आती है, जी दादी। रुक्मणी जी, चल अच्छा अब मैं फ़ोन रखती हूँ, तू पार्लर जाके वो पुट्टी जैसा क्या होता। दादी फेशियल कहते हैं उसे।
खैर जो भी कहते हैं फिसल फासिल जाके करवा लेना, मैं भी आराम करने जा रही, कुछ देर आराम कर लूँ, एनर्जी मिल जाएगी। चल रखती हूँ। इतना कह फोन काट कर एक शातिर हंसी हंस देती है। लिविंग रूम में कायू मुंह बनाई बैठी हुई, तभी आयुष वहां आ जाता है। वो कायू को इस तरह बैठा देख बोला, HLO माम। कायू उसकी तरफ देख एक छोटी सी स्माइल कर HLO बोलती है। आयुष, माम आपका फर्नीचर आ गया है तो रूम में सेटल करवा दूं। कायू फर्नीचर आ गया सुनकर बोली, इतना जल्दी आ गया? आयुष, हाँ मैम, वो बॉस के ऑर्डर थे इसलिए बहुत जल्दी काम करवाना पड़ा। कायू बोली, ठीक है आप फर्नीचर अंदर मंगवा लीजिए, मैं बताती हूँ कैसे सेटल करना है। आयुष स्माइल कर कारीगरों को इशारा कर सारा सामान वीर के रूम में रखवा देता है। कायू एक एक चीज बताती जा रही थी, कारीगर वैसा वैसा ही करते जा रहे थे। करीब 3 घंटे बाद रूम का सारा काम फिनिश हो जाता है। कारीगर काम फिनिश कर निकल जाते हैं। आयुष वीर से स्टडी में चला जाता है। कायू सर्वेंट से कहकर रूम की साफ सफाई करवाने में लग जाती है। करीब 4 बजे कायू बहुत ज्यादा थक चुकी थी, उसके अंदर खड़े होने की ताकत तक नहीं बची थी। वो बड़बड़ाते हुए बोली, अब मैं सोचूं लड़कियां जल्दी क्यों नहीं करती, उन्हें इतना काम को करना पड़ता है। कायू बड़बड़ाते बड़बड़ाते कब सो जाती है उसे पता ही नहीं चलता। करीब 6 बजे कायू अपनी आंखें खोल अपने रूम को देखती है, फिर फोन उठाकर टाइम देखती है। फोन में 6 बजे थे। कायू फोन देख बोली, अभी तो 6 बजे है यार। ये बोलते ही उसके आंखें बड़ी हो जाती है। क्या 6 बज गए? OMG बुआ जी मुझे दफन कर देगी। क्या कायू तुझे भी आज ही सोते बना था? तू न अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मारती है। अब जा, तेरे लिए शहद भरी बातें तैयार होंगी। कायू तुरंत वॉशरूम में भाग जाती है। कुछ देर बाद कायू वॉशरूम से निकलकर फटाफट तैयार होकर कैसे जाने को होती है वीर रूम में आ जाता है। वो पहले तो अपने रूम को हैरानी से देखता है, गुस्से से दांत पीस कर बोला, ये तुमने मेरे रूम का क्या हाल बनाया है? कायू परेशान होते हुए बोली, वीर जी आप अगर हमसे लड़ना चाहते हैं तो बाद में लड़ लीजिएगा, इनफैक्ट हम आपको एक पेपर और पेन दे देते, उस पर आप जो हमसे कहना चाहते हैं लिख दीजिए, हम बाद में उसे पढ़कर लड़ लेंगे, लेकिन प्लीज़ हमें अभी जाने दीजिए वरना बुआ जी हमें बहुत डांटेंगी। इतना कह कायू रूम से बाहर निकल जाती है। वीर कायू को देख गुस्से से बोला, इस लड़की के अंदर अक्ल नहीं है क्या? इसकी बातें और इसकी हरकतें दोनों मैच करती है, पता किस लोग से धरती पर उतरी है, उतरी नहीं उतारी गई है, वो भी जबरदस्ती। अगर मैं कुछ दिन और इस लड़की के साथ रहा था तो मैं पागल हो जाऊंगा। कायू जल्दी जल्दी अपने सिर पर पल्लू डाल लिविंग रूम में चली जाती है। वहां रुक्मणी जी कब से उसका ही इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो कायू को आता हुआ देखती है, वो कायू को सुनाने के लिए बोली, हमारे यहाँ लड़कियां दोपहर में कमरे के अंदर नहीं जाती है, यहाँ तो कुछ लोग अपना कमरा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते, शर्म हया बची ही नहीं है लोगों के अंदर। तभी देव जी को नजर कायू पर जाती है। वो समझ जाते हैं उनकी दीदी किसे सुनाने के लिए बोल रही है। रुक्मणी जी तेज आवाज में बोली, वो महारानी अगर घूरना हो गया हो तो कुछ चाय पानी दोगी या उसके मूड में नहीं हो? तुम्हारे घर वालों ने बड़ों के सामने कैसे रहना है नहीं सिखाया? ओ माफ करना, तुम्हें कुछ आता होता तो वो तुम्हारी शादी बेहोशी में तो नहीं कराते, शायद वो तुम्हें किसी लायक नहीं समझते थे तभी ऐसा किया। तुम्हारे लक्षण देख के लग रहा है वो तुमसे परेशान हो गए होंगे, बोझ होगी उन पे, इसलिए सोचा कि हमारे वीर के पल्ले बांध दे, क्यों यही बात है ना? देव जी रुक्मणी जी को बात काटते हुए बोले, दीदी आप ये सब क्यों कह रही है? रुक्मणी जी देव जी को घूर कर देखते हुए बोली, अब तुम मुझे सिखाओगे मुझे क्या कहना है क्या नहीं? CH20 बुआ जी ने की कायू की इंसल्ट। देव जी रुक्मणी जी को बात काटते हुए बोले, दीदी आप ये सब क्यों कह रही है? रुक्मणी जी देव जी को घूर कर देखते हुए बोली, अब तुम मुझे सिखाओगे मुझे क्या कहना है क्या नहीं? अब आगे कायू सारी बातें सुनकर सीधा किचन में चली जाती है। किचन में गायत्री जी चाय बना रही थी। कायू गायत्री जी को देख सीधा उनके गले लग जाती है। गायत्री जी उसके अचानक ऐसा करने से हैरान होकर बोली, क्या हुआ मेरी बच्ची, तुम ठीक तो हो ना? कायू फेक स्माइल करके बोली, कुछ नहीं मम्मी जी, वो बस मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा था। गायत्री जी मुस्कुरा कर बोली, आपने ठीक से आराम नहीं किया है क्या? कायू बोली, नहीं मम्मी जी मैंने 2 घंटे आराम किया है, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा ठीक, आप बिल्कुल ठीक है तो मैं खुश हूँ। आप ये बताइए आज आप खाने में क्या खाएंगी? कायू सोचते हुए बोली, हम ममम दाल फ्राई और चावल। गायत्री जी ये सुन बोली, तो आप हमारे साथ यही रहिएगा और हमें बताइएगा आपको कैसा पसंद है, हम वैसा ही बना देंगे। कायू खुशी से बोली, और मम्मी जी। गायत्री जी बोली, बेटा जी हम चाय बाहर देकर आते हैं, तब तक आप अपनी कोल्ड कॉफ़ी पी लीजिए, हमने बनाकर फ्रिज में रख दी है। जी मम्मी जी हम पी लेंगे। गायत्री जी कायू की बात सुन लिविंग रूम में चली जाती है। कायू फ्रिज से कॉफ़ी निकालकर किचन में पड़े सोफे पर बैठ जाती है। कायू आज अपनी शादी के बारे में सोच रही थी, उसके दिमाग में शादी वाला दिन चल रहा था। वो मन में सोच रही थी, क्या मेरा इस शादी को निभाने का फैसला सही है? यहाँ तो सभी लोग बहुत अच्छे हैं, यहाँ मुझे सब कुछ मिलेगा, लेकिन शायद ही कभी पति का प्यार मिले। वो मुझे अपने कमरे में पसंद नहीं करते तो अपनी जिंदगी में क्या करेंगे? वक्त और अपनों ने मेरे साथ बहुत गंदा खेल खेला। वीर जी तो किसी और को पसंद करते हैं, हम उनसे कोई उम्मीद नहीं करते। कायू बहुत गहरी सोच में डूबी हुई थी। तभी उसका फोन रिंग करता है। उसके फोन पर कोई अनजाना नंबर फ्लैश हो रहा था। कायू फोन उठाकर बोलती है, लो। उधर से आवाज आती है, कियारा।
कायू बोली, जानवी। हाँ मैं जानवी, तू ये बता तूने शादी कर ली और हम सबको बताना जरूरी नहीं समझा। यहाँ हमारा पूरा ग्रुप बहुत परेशान था, तुझसे कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए हम तेरे घर गए थे। अंकल आंटी ने बताया तेरी शादी हो गई है, और जब हम तेरे घर से वापस आ रहे थे तब हम रुद्र मिला, उसने तेरा नंबर दिया। अब तू बोलेगी या मैं ही बोलती रहूं? कायू गहरी सांस लेकर बोली, तू बोलने का मौका देगी तब न बोलूंगी। हाँ मेरी शादी हो गई है, इस वक्त मैं अपने ससुराल में हूँ। मेरी शादी इतनी जल्दबाजी में हो गई कि किसी को बुलाने का मौका ही भी मिला। जानवी, ठीक है कोई बात नहीं, कल हमारा कॉलेज में लास्ट दिन है क्योंकि कल फेयरवेल पार्टी है। तू जब कल आएंगी तो हम बैठकर बात करेंगे, और हाँ तुझे कुछ इंपॉर्टेंट भी बताना है तो आना जरूर। कायू मायूसी भरी आवाज में बोली, कोशिश करूंगी जानवी। ठीक है अब मैं रखती हूँ, अपना ध्यान रखना। कायू, हम तुम भी इतना क्या फोन काट देती है। कुछ देर में गायत्री जी भी बाहर से आ जाती है और दोनों सास बहुएं खाना बनाने में लग जाती है। रात 10 बजे खाना डिनर टेबल पर लग चुका था। सभी लोग डिनर टेबल पर खाने के लिए बैठ चुके थे। गायत्री जी और कायू सबको खाना सर्व कर रहे थे। रुक्मणी जी कायू को देख बार बार मुंह बना रही थी और अपने मन में विचार बना रही थी कि वो अभी कायू को कौन सी बातें सुनाए, क्योंकि वो तो उसे घर से बाहर निकल देना चाहती है। कायू सबको खाना सर्व कर वीर के पास खड़ी हो जाती है। वीर सबको इग्नोर कर खाना खाने में लगा हुआ था। रुक्मणी जी सब्जी चख कर बोली, ये सब्जी किसने बनाई है, मेरा तो जी ही खराब हो गया। कायू मायूसी से बोली, मैंने। रुक्मणी जी चम्मच प्लेट पर पटक कर बोली, ये खाना बनाया है तुमने? इससे अच्छा खाना हमारे गांव के कुत्ते खाते हैं, तुम्हारे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है क्या? कायू नजरें झुकाकर हाथ मलते हुए बोली, वो बुआ जी हमें। पहली बात, मुझे बुआ कहना बंद करो, मैं तुम्हारी बुआ नहीं हूँ। और देव, तुम्हें ये लड़की पसंद आई है वीर के लिए, हमारा वीर जिसके अंदर कोई कमी नहीं, और ये लड़की तो कमियों का भंडार है, इसे चुना तुमने। आखिर ऐसा क्या देख लिया तुमने इसके अंदर जो ये पसंद आई? ना संस्कार अच्छे है ना लक्षण। वीर अब भी मजे से खाना खा रहा था, उसे तो जैसे इन सब बातों से कोई मतलब ही न हो। वो इतनी देर से वहां बैठा हुआ था लेकिन उसने अब तक रुक्मणी जी को नजर उठाकर नहीं देखा था। देव जी रुक्मणी जी को रोकते हुए बोले, दीदी अब बस भी करिए, अगर आपको सब्जी पसंद नहीं आ रही है तो आप दाल खा लीजिए, वो बच्ची है उसे ये सब मत कहिए। रुक्मणी जी तिरछी हंसी हंसकर बोली, बच्ची है? अगर बच्ची होती तो इसके घर वाले इसकी शादी नहीं करवाते। मुझे लगता है इसके कैरेक्टर में कोई खोट होगी, इसलिए बस जल्द से जल्द किसी के पल्ले बांध देना चाहते थे। ये सारी बातें सुनकर कायू की आंखें छलक जाती है। गायत्री जी अपनी चुप्पी तोड़कर बोली, बस कीजिए दीदी, आप मेरी बहू से इस तरह बात नहीं कर सकती, वो इस घर की बड़ी बहू है, वीर की पत्नी, तो आप हद में रहकर बात कीजिए। रुक्मणी जी, ओह तो तुम अब मुझे हद सिखाओगी? हाँ तुम इतना क्या हंसने लगती है? मुझे हंसी आ गई, जो कभी एक भिखारी के घर से आई थी वो मुझे हद सिखाएगी। देव तेज आवाज में बोले, दीदी आप मेरी बीवी से ऐसे बात मत करिए, वो इस पूरे घर की मालकिन है, और इस पूरे घर की ही नहीं मेरी एक एक कमाई की मालकिन वो है। रुक्मणी जी, और तो अब तुम भी मुझसे ऐसे बात करोगे तो मेरा इस घर से चले जाना ही बेहतर है। इतना कह रोने की एक्टिंग करने लगती है। वीर खाना खाकर फौरन वहां से निकल जाता है, क्योंकि वो ये सब ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। क्या रुक्मारी कपूर मेंशन से चली जाएगी? ए फोर्स मैरिज में जाने आगे क्या होगा? ऐसे ही रोमांचक और इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए RS नॉवल स्टोरी को सब्सक्राइब करें।